ठीक है भाई। अरे बात ना भाई। हाँ। ओके। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आई होप आई एम ऑडिबल। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बेटा प्लीज अपडेट करो। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने पेरेंट्स के साथ में सेशन अटेंड कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज उनको बोल दो कि सेशन अटेंड करें, काफी इंपॉर्टेंट है ना? तो प्लीज प्यारे बच्चों एक बार चैट बॉक्स थोड़ा अपडेट कर दो कि आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ, सुन पा रहे हैं ना अच्छे से? ओके रिया, निकिता, मंजिता, काफी टाइम के बाद हम सब मिल रहे हैं ना। मतलब कि क्लैट एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद तो तुम सब मतलब सेंटर पे आना ही बंद कर दिए हैं। बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं क्या सबके? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको सब कुछ स्लाइड्स वगैरह सब कुछ शो हो रही है। आज के सेशन का मेन एजेंडा क्या है? आप में से कुछ बच्चों को एनएलयू के लिए प्रेफरेंस लिस्ट के लिए कॉल भी आया होगा, कुछ बच्चों को कॉल नहीं भी आया है। तो उन सब के लिए सेशन है, काफी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक सेशन को देखना। ज्यादा बड़ा सेशन अपन नहीं लेके चलेंगे, 25 to 30 मिनट सेशन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट भी अपन डिस्कस करते हुए लेके चलेंगे। क्लैट एग्जाम कंप्लीट हुआ है, आईलेट एग्जाम कंप्लीट हुआ है, और भी काफी सारे ऐसे एग्जाम हैं जिन्हें आप पे टारगेट करना है। तो ऐसा नहीं क्लैट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने से दुनिया खत्म हो जाती है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। और एक छोटा सा एग्जाम है जो आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, स्कोर कम है, रैंक कम है, सर कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, नहीं, काफी सारे ऐसे एग्जाम हैं जो अभी पेंडिंग में है, उनको आपको टारगेट करना चाहिए। तो उन्हीं सारी चीजों पर डिस्कस वन बाय वन पार्ट में चेक करते हुए लेके चलें। पहले तो मुझे आप में से किन किन को काउंसलिंग के लिए कॉल आया है, तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में अपडेट करो कि सर काउंसलिंग के लिए कॉल आया है। अब ये कॉल कहाँ पे मिलेगा, कैसे है, तो वो भी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सेट करना है, ओके सर। ठीक है। ओके जयशील, ओके वेदिका, ओके साई, अनन्या, तनिष्का, इशिता, दिव्यांशी, ओके इनवाइट आए हमारे सर। बिट्स पिलानी से भी आया तुम्हें, बहुत बढ़िया। वो अलग है बेटा, उसमें भी सर प्रेफरेंस लिस्ट का ऑप्शन कैसे सेट करा, अभी सारी चीजें डिस्कस। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके माइंड में है और यहाँ पे मैं कवर नहीं करूँ, सारे क्वेश्चन कवर करें। उसके बाद भी कुछ भी अगर आपके डाउट रह जाता है तो लास्ट में अपन बेटा डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्या कुछ चीजें हैं तो चेक कर लेते हैं। जिनको कॉल नहीं भी आया, कहाँ से कॉल चेक करना है उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ से आपको कॉल चेक करना रहेगा। एंड प्रेफरेंस लिस्ट हमारी क्या रहने वाली है, रैंडमली कुछ भी प्रेफरेंस लिस्ट आपको सेट नहीं करनी है। आज मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ कि ये प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद भी कहीं भी अगर आपको डिबेट है,
पेरेंट्स कुछ अगर डाउट रहता है तो फील फ्री, आप हमसे डिस्कस करो, 1 to 1 अपन डिस्कस करके उन लिस्ट को सेट करेंगे। तो पहले अपन टाइमलाइन चेक कर लेते हैं, क्या टाइमलाइन है। क्लैट कंसोर्टियम ने रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने बोला कि 11th दिसंबर से काउंसलिंग के लिए कॉल देना स्टार्ट किया, मतलब कि इनवाइट कॉल आपको आया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया तो प्लीज आप चेक करें अपनी मेल आईडी, वहां पे भी इन्होंने कॉल दिया। अब कॉल आने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है, प्लीज समझना। आपको कॉल आया इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया। कॉल वो जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है उनमें 5 टाइम 6 टाइम वो कॉल देते हैं। अगर नंबर ऑफ सीट्स में अगर वो 500 एग्जांपल के पॉइंट से बात करूं, जनरल की सीट अगर 1200 के अराउंड है तो 5 to 6 टाइम कॉल देते हैं, तो वो 7200 आसपास बच्चों को कॉल आया होगा। तो सारे के सारे बच्चों का वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो पहले अपन टाइमलाइन चेक करते हैं क्या टाइमलाइन है और कैसे कैसे हमें काउंसलिंग का पार्ट बनना है। तो अभी आप सबको काउंसलिंग का पार्ट बनने के लिए इनवाइट कॉल आएगा, और इनवाइट कॉल में आपको उन्होंने पूछा है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, आप कौन कौन सी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपके स्कोर के बेसिस पे। आपने प्रेफरेंस लिस्ट डाल दी है, सबमिट कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिस प्रेफरेंस में आप डाला आपकी रैंक के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट अलॉटमेंट होगी। तो फर्स्ट टास्क हमारा ये होता है कि हम 20 से पहले पहले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को क्या है सबमिट कर दें। वो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहेगी। जब आप प्रेफरेंस लिस्ट को सबमिट कर देते हैं 20 के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, जो भी आपने सेट किया उसके बिहाफ पे ही आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। इस फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर जिन बच्चों को अलॉटमेंट हो जाता है जो कॉलेज, वो आपका 26 दिसंबर को हमें पता चलेगा। उसके बाद हमें कॉल लेना है कि जितना भी रिमेनिंग जो अमाउंट है, आप फर्स्ट टाइम 30,000 पे कर रहे हैं वो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, फिर सेकंड टाइम आपको 20,000 पे जिसके लिए आप सीट लॉक करोगे, फ्रीज क्या है फ्लोट क्या है वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे। तो 26 को फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। 5 लिस्ट आती है, उस 5 लिस्ट के अंदर आपकी रैंक के बिहाफ पे आपको एनुअल अलॉटमेंट होना स्टार्ट होते हैं। तो दिसंबर के अंदर फर्स्ट लिस्ट आएगी। सेकंड जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगी प्यारे बच्चों वो आती है 10th जैन को। 10th जैन को सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट है, मतलब कि जैन में 2 अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, एक 10th को आने वाली है और एक 24th को आने वाली है। तो काउंसलिंग का जो पार्ट चलेगा वो 29th मई तक चलने वाला है। तो 2 लिस्ट आपके, एक लिस्ट आ रही दिसंबर के अंदर, 2 लिस्ट आएगी जैन के अंदर। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट जो आती है, फोर्थ वो आपके मई के अंदर आने वाली है, मतलब कि थर्ड जैन के अंदर। फिर मार्च अप्रैल के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां पे बस अलॉटमेंट लिस्ट आ रही है, काउंसलिंग का पार्ट बनो आप। उसके बाद डायरेक्ट आपको फोर्थ एंड फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट है 29th में। ये मई तक जब काउंसलिंग का 5 पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक्चुअल कहानी, एक्चुअल पिक्चर स्टार्ट हो। जिन बच्चों को कॉल नहीं आया उनका भी एडमिशन होता है और अच्छे एनएलयू के अंदर है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जिनकी रैंक जो थी 20,000 के आसपास रैंक है, उन बच्चों को भी टॉप 7 से टॉप 10 से उनका कॉल आया, उनका एडमिशन हुआ है। ये कैसे होता है? क्योंकि फिफ्थ लिस्ट तक जो एग्जाम को जो कंडक्ट कराती है क्लैट कंसोर्टियम, उसके थ्रू एडमिशन होता है। फिफ्थ लिस्ट जब पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कोई सीट अगर वैकेंट हो जाती है, एवरी ईयर आप मान के चलो प्यारे बच्चों 50 से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद में कॉलेज में ड्रॉप कर लेते हैं, उनको कॉलेज चाहिए नहीं होता है। तो उस टाइम वो सीट जो वैकेंट होती है, उस नंबर में काफी सारी कॉलेज जो है वो अपने बिहाफ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करती है, और उसमें पहले आओ पहले पाओ वाला गेम चलता है कि जो अगर पहले बच्चे को पता चला उसने अगर फॉर्म फिल कर लिया, एडमिशन जाके उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको प्ले विद जी के ग्रुप में मैं टाइम टू टाइम अपडेट करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ 20 एंड 22 के अंदर वत्सल उपाध्याय नाम से मेरा स्टूडेंट था, निरमा में एडमिशन ले लिया, 66 के आसपास उसकी स्कोर था, एंड अभी वो जेएनयू में स्टडी कर रहा है। रीजन कि नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, काफी सारे बच्चों को पता नहीं था, अक्टूबर या नवंबर के आसपास बच्चे का एडमिशन होता है, अभी ये जेएनयू के अंदर स्टडी कर रहा है। निरमा में एडमिशन रैंक बहुत पीछे थी, अभी वो वहां पे स्टडी कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको मैं प्ले विद जी के ग्रुप में अपडेट करूंगा। हर एनएलयू की अलग से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मतलब खत्म होने के बाद में अलग से वैकेंसीज आती है, उन वैकेंसीज के अंदर आपको मैं गाइड करूंगा कि इसकी वैकेंसी आ चुकी है, आप फॉर्म फिल करो। वो अलग से फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद अलग सी चीज रहती है। क्लियर है? तो जिनको भी काउंसलिंग का पार्ट आया तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग का पार्ट बनना चाहिए। अब ये काउंसलिंग का क्या कुछ चीजें हैं, कहां से पता चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जहां से अपने अपना क्लैट का फॉर्म फिल किया था उस लॉगिन अकाउंट में जाके चेक कीजिए। फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट में आपको पता चल जाए कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट के लिए अलॉटमेंट आया है नहीं आया, तो वहां पे चेक करो। कई बार होता है कि आपको इस अकाउंट में मेंशन नहीं मिलता है, आप अपनी मेल आईडी जो दे रखी है उस मेल आईडी को चेक करें। जो आपने नंबर दे रखा है उस नंबर को भी प्लीज चेक करें, वहां पे मैसेज आ रखे हैं, वहां पे भी आपको अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में पता चलता है। अब क्लैट कंसोर्ट ने बोला है कि जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट को सबमिट करेंगे तो आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए वो नंबर ऑफ कितनी होनी चाहिए, 15 तो मिनिमम आपके होनी चाहिए। जिन बच्चों का भी बिट्स लॉ है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करो बेटा प्लीज। अभी एक बार इस सेशन सुन लो,
सारे बैकअप एग्जाम के बारे में भी बताने वाला हूँ। ये जैसे सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद 2 स्लाइड मैंने बैकअप एग्जाम के बारे में बात करी, बिट्स लॉ के लिए जाना चाहिए, ओपी जिंदल के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सिम्बोसिस क्या है, क्राइस्ट क्या है, यूपीएस देहरादून क्या है, एनलेट क्या है, सारी चीजें डिस्कस है। अभी पहले एक बार प्रिफरेंस लिस्ट की बात कर ले। लास्ट में आपके सारे क्वेश्चन लूंगा, ठीक है मार? तो 15 मिनिमम प्रिफरेंस लिस्ट आपको सबमिट करनी है। अब प्रिफरेंस लिस्ट जब आप सबमिट करते हो तो आपको टोटल नंबर जो अमाउंट जो पे करना होता है 30,000 पे करना होता है। अगर किसी बच्चे को एनुअली अलॉट होता ही नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपको फी नहीं मिली, ये फी आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी। फिफ्थ लिस्ट के बाद में अगर आपको कोई भी एनुअली अलॉटमेंट नहीं होता है तो ये आपका 2-3 वीक के आसपास आपको फी रिफंड में। अगर किसी बच्चे को एनुअली अलॉटमेंट हो जाता है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो उसके बाद सेकंड उनको अमाउंट जो है कंफर्मेशन फी जो है वो 20,000 के आसपास उनको पे करनी होती है, और ये सारा अमाउंट जो है आपका एनुअली की जो फीस है उस फीस में काउंट कर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसकी काउंसलिंग का फीस अलग ले रहे हैं, एडमिशन का फीस प्रोसेस अलग रहेगा। अगर आपको कोई एनुअली अलॉटमेंट हो जाता है तो 50,000 जो आपने पे कर रखा है, 30,000 अभी पे कर रहे हैं, 20,000 कंफर्मेशन फी पे कर रहे हैं, तो 50,000 आपका इंक्लूड कर लिया है, जिस भी पर्टिकुलर एनुअली के अंदर आपका एडमिशन हो रहा है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 30,000, ओबीसी एसटी है तो 20,000 आपको पे करना है। अभी भी किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे तो नहीं पता चल रहा है मेरा कॉल कहाँ पे मिल रहा है, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि ये आपका क्लैड कंसोर्टियम का जो ऑफिशियल जो अकाउंट है, जो आपका पोर्टल, उस पोर्टल में जाके आप चेक करते हो, सबसे फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर ये आपको मेंशन मिल जाएगा कि आप जिस कैटेगरी से, उस कैटेगरी अकॉर्डिंग आपका जनरल कैटेगरी तो 20,000 नहीं 30,000 पे होगा, और यहाँ पे आपको अपडेटेड प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट करनी है। और इसकी डेडलाइन दे रखी है आपके 20 दिसंबर, तो हमें लास्ट डेट तक वेट करने की नीड नहीं है। आप 15-16 तक आराम से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट कर लो। कहीं कुछ डिबेट चैलेंज रहता है तो फैकल्टी से डिस्कस करो, अपने मेंटोर से बात करो, वो आपको गाइड करेंगे कि मेरे सर ये जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद भी कहीं किसी पेरेंट्स को अगर डाउट रहता है तो हमसे डिस्कस। जनरली हम क्या करते हैं, रात को 12 बजे तक सबमिट करते हैं। यहाँ पे 12 बजे नहीं है, यहाँ पे 20 को आपका 10th पीएम, मतलब कि आपको 10th पीएम से पहले पहले सारी सारी प्रेफरेंसेस सबमिट। एक बार आपने 20 का सबमिट कर दिया, मतलब अभी 16 तक भी आपके ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, लेकिन 20 दिसंबर के बाद एक भी प्रेफरेंस लिस्ट आप ऊपर नीचे सेट नहीं कर सकते हो। कई बार हम ब्लेंडर कर देते हैं, रैंडमली किसी से पूछ के भी अपने आसपास प्रेफरेंस सेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी अच्छी रैंक भी आ रखी है लेकिन आपने प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं डाली, तो आपका एडमिशन नहीं होता जो आपको कॉलेज चाहिए होता है। यहाँ पे अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मिनिमम इन्होंने बोला 15, लेकिन आपको सारी की सारी प्रेफरेंस सेट कर देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं 15 को लेके चलूं। आपको जितने एनएलयू 26 एनएलयू जिसके अंदर 36 से आसपास कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सारी की सारी प्रेफरेंस लिस्ट आप सेट कर दो। तो फर्स्ट ईयर प्रेफरेंस, कई बार हम क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट एक बच्चे ने मिस्टेक क्या की, मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे है, उसने सेकंड इसको मान लिया, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस यहाँ से स्टार्ट हुई, ये थर्ड है, उसने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कर लिया और एनएलयू अलॉटमेंट कोई दूसरा ही हो गया। तो ऐसी मिस्टेक प्लीज मत करना। 2 से 3 बार चेक करना, अपने पेरेंट्स से चेक करना, जो भी आपने सबमिट किया है। ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती है और ये सिली मिस्टेक आपको ऊपर से नीचे लेके आ सकती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट सेट करें 3 से 4 बार चेक करना, उसके बाद उसको सबमिट करना। तो ये सारी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वाला पार्ट। यहाँ पे टोटल नंबर 35 एनएलयूज नहीं है, क्योंकि हर कोई एनएलयू अलग-अलग कोर्सेज प्रोवाइड करता है। कोई बीएससी दे रहा है, कोई बीबीए दे रहा है, कोई आपको बीकॉम दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये टोटल नंबर 35 के आसपास प्रेफरेंस लिस्ट जाएगी। मिनिमम आपको यहाँ पे 15 बोल रखा है, मैं अभी बोल रहा हूँ सारे के सारे प्रेफरेंस लिस्ट को आपको ऐड करते हुए लेके चलना है। आता है नेक्स्ट पार्ट पे, जब आप प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर लेते हैं, आपको एनएलयू अलॉट हो जाता है। सुनिए देखना, अब यहाँ से कहानी, पिक्चर कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। बच्चों को रैंडमली अगर आप एनएलयू सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर लेते हैं, तो दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं एग्जांपल के पॉइंट से यहाँ पे बताता हूँ। जब भी आपको एनएलयू अलॉटमेंट हो गया, और एनएलयू अलॉटमेंट होने के बाद 3 कैटेगरी आपके पास होती है, एक फ्रीज होती है, एक फ्लोट होती है और एक एग्जैक्ट वाला पार्ट होता है। अब इसमें भी होता क्या है, जैसे एग्जांपल के पॉइंट से मैं बोलता हूँ कि आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डाली। ये प्रेफरेंस लिस्ट होती है, फर्स्ट नंबर पे बैंगलोर है, सेकंड पे हैदराबाद है, थर्ड पे कोलकाता, फोर्थ पे आपने गांधीनगर एंड फिफ्थ पे आपने जोधपुर रखा। लेकिन आपने क्या किया, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट नंबर पे किसको रखा है, गांधीनगर को रखा है। सेकंड नंबर पे आपने रख दिया कोलकाता को, थर्ड पे आपने रख दिया हैदराबाद को, फोर्थ पे आपने रख दिया बैंगलोर को एंड फिफ्थ पे आपने रख दिया जोधपुर को। या आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट की, और बोल दो आपकी रैंक जो है वो एआर रैंक में, बोल दो आपकी रैंक है 5। अब 5 रैंक है तो डेफिनेटली आपको बैंगलोर तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया, प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पे आपने किसको रख दिया, गांधीनगर। और जैसे ही अलॉटमेंट लिस्ट आती है, आपकी फर्स्ट पोजीशन कौन सी थी, गांधीनगर, तो आपको गांधीनगर मिल गया। अब नीचे वाले तो एनएलयू आपके लिए है ही नहीं, आप अपग्रेड में ही जा सकते हैं, डाउनग्रेड में जा ही नहीं सकते। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, आपकी जो ड्रीम कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी मैंने चीजें फैंसिंग कर दी और मुझे लगता है मेरी रैंक अच्छी है तो मुझे मिल जाएगा। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने जेएनयू को फर्स्ट पे रखा और आपकी रैंक 5 पे और आपको बैंगलोर मिलना चाहिए, तो अब बैंगलोर नहीं मिलेगा आपको, आपको जेएनयू मिल चुका है।
अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि आपको सीट जो है वो लॉक करनी रहेगी। अब दूसरा ऑप्शन कि सर मैंने तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर मैंने तो अपनी सर मेरी रैंक तो बहुत कम है, मेरी रैंक बहुत कम, मैंने फर्स्ट नंबर पे बैंगलोर रखा था, सेकंड पे हैदराबाद, थर्ड पे मैंने वेस्ट बंगाल रखा और फोर्थ पे मैंने गांधीनगर और फिफ्थ पे मैंने जोधपुर, या फिर बोल दो फिफ्थ तुम्हारे पास में है नहीं, तुमने 10 के आसपास। अब आपकी रैंक मैं बोल दो कि इंडिया लेवल पे आपकी रैंक जो आई वो आपके 500 के आसपास या फिर 300 के आसपास आई, मान लेते हैं आपकी रैंक जो आई है वो आई है 163 के आसपास। अब 163 के अंदर आपको जो एनुअली अलॉटमेंट हो सकता है वो आपको हैदराबाद अलॉटमेंट हो सकता है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपको हैदराबाद अलॉटमेंट हो चुका है 163 पे। अब एग्जाम्पल के पॉइंट से आपके पास क्या होगा, दो ऑप्शन होंगे, या तो आप क्या करो, इस पर्टिकुलर नलसार जो आपको मिल रखा है इसको मतलब क्या करो, फ्रीज कर लो, मतलब यहीं रुक जाओ कि मुझे यही चाहिए था, अब मैं यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे आपको रिमेनिंग अमाउंट आप पे कीजिए, आपका एडमिशन हो गया, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, आपका एडमिशन हो गया। लेकिन ओके, लेकिन अगर आप फ्लोट वाले पार्ट में जाते हैं, अगर आप फ्लोट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो फ्लोट वाला मतलब है कि आपके ऊपर एक कॉलेज और है, वो बैंगलोर आपको मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका हैदराबाद आपसे छीन लिया जाएगा, हैदराबाद तो आपके पास में है ही है। फ्लोट के अंदर क्या होता है, आप अपग्रेड वाले पार्ट में जा सकते हैं। अब आपके लिए कोलकाता, गांधीनगर ये चीजें खत्म हो चुकी है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी आप कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। रैंडमली अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर दी, आपकी रैंक भी बोल दो यार फर्स्ट है, लेकिन आपने फर्स्ट में गांधीनगर रख लिया, तो आपको गांधीनगर अलॉटमेंट होगा, अब वो बैंगलोर अलॉटमेंट नहीं होगा। तो फ्रीज का मतलब है कि जो आपको एनुअली अलॉटमेंट हो रहा है, उस अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग आपका वही डिजायर कॉलेज था, आपको उसने एग्जिट कर लिया, आपने फी पे कर ली, आपको एडमिशन हो गया, मतलब इससे ऊपर आप नहीं जाना चाहिए। फ्लोट का मतलब है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपकी डिजायर कॉलेज तो फर्स्ट बैंगलोर थी, लेकिन आपको थर्ड नंबर मिला है, तो आप फ्लोट का मतलब है कि आप 2 कॉलेज ऊपर जा सकते हो, तो वो आपका फ्लोट। एग्जिट का मतलब यह है कि आपको एक भी कॉलेज नहीं चाहिए, एग्जिट का मतलब आप काउंसलिंग से ही बाहर हो चुके हो। तो प्लीज इन फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट वाले पार्ट चेक करना। ये आपका मैं वापस एक सेशन भी करूँ जब आपको एनुअल अलॉटमेंट हो जाए, उस टाइम इस पे और भी अपन डिस्कस। लेकिन अभी के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट को अकॉर्डिंग चेक करता है, प्रेफरेंस लिस्ट में टियर फर्स्ट, ये सारी की सारी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसा नहीं कि मुझे अच्छी लगी मैंने आपको बता दी है। अपने यहाँ पे जितने बच्चे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, पास्ट ईयर जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ चुके हैं, पास्ट ईयर का जो फीडबैक है, करिकुलम है, फैकल्टी करिकुलम है, पास्ट ईयर का प्लेसमेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलम चीजें, उन सबको देख के ये लिस्ट बना रखी है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है बैंगलोर, तो आपको बैंगलोर पे कॉल लेना चाहिए। सेकंड है हैदराबाद। कोलकाता का इतना अभी फीडबैक सही नहीं आ रहा है, डेफिनेटली टॉप 3 के अंदर प्लेसमेंट काफी चीजें अच्छी है, लेकिन अभी डोमिसाइल की कैटेगरी बहुत ज्यादा वहां पे आनी स्टार्ट हो चुकी है। फैकल्टी बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, जो स्टूडेंट वहां पे स्टडी कर वो भी बोले सर फैकल्टी का बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है, तो दिक्कतें प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैंने वेस्ट बंगाल वाले कोलकाता को थोड़ा सा मतलब कि रखा है कि इन केस अगर नहीं है तो आप जोधपुर को कॉल लेना स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ के अंदर आपके पास चॉइस रहती है, आप थर्ड पे जोधपुर रख सकते हो या फिर आप फोर्थ पे जोधपुर रख सकते हो। तो उसके बाद जोधपुर एंड फिफ्थ पे है गांधीनगर। कहीं पे आपको भोपाल जो है फिफ्थ नंबर पर दिखा, लेकिन गांधीनगर काफी अच्छा कर रहा है, लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी अच्छा आया है, तो भोपाल से तो काफी अच्छा कर रहा है। तो गांधीनगर आपका फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे भोपाल एंड सेवंथ नंबर पे कई बार पेरेंट्स का भी कॉल आता है, बच्चे बोलते हैं सर मुंबई का तो कैंपस ही नहीं है, लेकिन इंडिया की फाइनेंशियल सिटी है, कैपिटल हब है, तो काफी ज्यादा इंटर्नशिप के लिए आपके लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काफी सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है, इंटर्नशिप बहुत अच्छी मिल जाती है, इसलिए महाराष्ट्र मुंबई को हमने सेवंथ नंबर रखा। और लास्ट ईयर अगर आप रैंक में भी चेक करते हो 672 पे, तो महाराष्ट्र फिफ्थ लिस्ट में खत्म हो चुका था, तो आपको कॉल लेना चाहिए। इसके बाद आपके पास बैकअप ऑप्शन कौन कौन से रहने हैं उनको भी अपन चेक करते हैं। लखनऊ है, अगर किसी को लगता है मुझे जुडिशियल सर्विस के लिए जाना है तो डेफिनेटली आप लखनऊ के लिए जाइए, यूपीएससी करना है लखनऊ के लिए आप जाइए। 9th नंबर पे रायपुर है। 10th नंबर पे मैंने सिलवासा इसलिए रखा, कहीं पे आपको सिलवासा 15-20 भी लिखेगा, लेकिन सिलवासा रखने का रीजन ये है कि सिलवासा को जो बना रहा है, कुछ जो गाइड कर रहा है, जो मेंटोर कर रहा है, वो कौन कर रहा है, गांधीनगर कर रहा है। और अपने पास के 3 से 4 बच्चे वहां पे स्टडी, जब से कैंपस स्टार्ट हुआ हर साल अपने बच्चे जा रहे हैं, इस साल थर्ड ईयर है, लास्ट के 2 बैच वाले जो फीडबैक जो आ रहा है वो काफी अच्छा रहा है, क्योंकि इन सारी जो एक्टिविटीज जो मेंटोरशिप जो होती है वो सारी की सारी जेएनयू के अंदर ही होती है, तो काफी अच्छा है, तो इसको भी आप कॉल ले सकते हैं। इसके बाद लिस्ट में अगर हम चेक करें, बीएससी एलएलबी वाला जो पार्ट जो था भोपाल से हटा दिया गया इस बार, इस साल बीएससी एलएलबी वाला जो कोर्स जो था वो भोपाल से हट चुका है, लेकिन हर कॉलेज के अंदर कोर्सेज अलग अलग प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं पे बीए है, कहीं पे बीबीए भी है, तो उनको आप जब फिट कर सकते हो। सर 8 में टीयर 2 है, ये आपका टीयर 2 से स्टार्ट, यहाँ पे टीयर फर्स्ट है बेटा, टीयर 2 के बाद यहाँ से कहानी आपकी टीयर 2 से स्टार्ट होती है, राम मनोहर लोहिया आपके लखनऊ, फिर रायपुर, फिर सिलवासा, ये सारी टीयर 2 कवर पार्टी है, ठीक है ना। 8 के बाद टीयर 2 स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद 11th नंबर पे उड़ीसा है, इसका भी करिकुलम काफी अच्छा है, इसका भी प्लेसमेंट फीडबैक काफी अच्छे आ रहे हैं, तो रायपुर एंड कटक के अंदर आप ऊपर नीचे ले सकते हैं।
फिर पंजाब है, पटना है, कोची है, रांची है, असम है, विशाखापट्टनम है, ये सारे। तो इनको भी आप टियर 2 के अंदर अगर मैं चेक करूँ 14-15 तक आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको देखने की नीड नहीं है। इससे बेटर आप दूसरे कॉलेज को ट्राई करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हमें प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर सारे के सारे कॉलेज को लेके चलना है कि अपने पास कुछ ना कुछ बैकअप में चीज़ें होनी चाहिए कि इन केस मेरे पास प्राइवेट का भी कुछ नहीं है, मेरे पास अगर कोई दूसरी कॉलेज तो अपन डिस्कस उसमें ज़्यादा ऑप्शन आपका हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम सिलेक्ट कर पाएँगे ये बेटर है या फिर ये बेटर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रेफरेंस लिस्ट में जो मैंने आपको बता रखा उसी सीक्वेंस में आप भरें। यहीं पे कहीं कुछ चैलेंज, कहीं डिबेट अगर रहता है, किसी पेरेंट्स को भी अगर रहता है तो फील फ्री आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टियर 3 एनएलयू में हम चेक करें तो नागपुर है, शिमला है, औरंगाबाद है, सोनीपत है, प्रयागराज है, त्रिपुरा है एंड गोवा। अभी प्रयागराज एंड गोवा अभी इसी साल ऐड हुए हैं, तो इतना ज़्यादा फीडबैक पता नहीं किस टाइप से क्या है, तो जनरली आपको इनको हमने लास्ट में जो भी हमने प्रेफरेंस लिस्ट डाली है, लास्ट पास्ट ईयर के करिकुलम, एक्टिविटी एंड फैकल्टी के फीडबैक, स्टूडेंट के फीडबैक के बिहाफ पे। तो ये आपका एनएलयू प्रेफरेंस होनी चाहिए और इनमें आपके कोर्सेज़ अलग-अलग पार्ट में बीए है, बीएससी वो सारा आप ऐड कर सकते हैं। अब यहीं पे कुछ चीज़ें आती हैं कि सर कॉलेज को अगर हम चेक करें, तो सर एनआरआई का एडमिशन कैसे होता है? यहाँ तक आपका काउंसलिंग वाले पार्ट पे किसी को चैलेंज, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, इसकी मैं पीडीएफ आप सबको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आप कॉल लेना। वेस्ट बंगाल का मैंने बता दिया कि अगर आप कॉल नहीं लेते हो, जोधपुर आपका सफिशिएंट क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो भी आ रहे हैं, इस साल लास्ट ईयर भी अगर आप कट ऑफ देखते हो, तो जोधपुर एंड कोलकाता कट ऑफ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, जिनकी रैंक काफ़ी अच्छी है, उन्होंने जोधपुर सेलेक्ट किया है। तो ये आपकी फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। अब आता है कि सर मेरा तो कहीं से रैंक लगा ही नहीं है। मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा सर, मेरे को एनआरआई के थ्रू एडमिशन लेना है, तो मैं क्या करूँ? तो एनआरआई के लिए सबसे फर्स्ट पार्ट तो ये होता है कि बेटा यहाँ पे फीस जो रहती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर मैं बात करूँ कि फीस जो अगर आप जेएनयू की फीस अगर आप देखोगे, तो सबसे ज़्यादा फीस जो है एनआरआई की वो जेएनयू के अंदर मतलब कि 5 टू 6 टाइम आपका मतलब कि पर ईयर का आपका ऑन एन एवरेज मैं बोल दूँ कि 11 से 12 लाख के अराउंड आपका पैसा चला जाता है। अब यहाँ पे एनआरआई के लिए आपको क्या करना होगा, कैसा एडमिशन? यहाँ पे भी एडमिशन मतलब जिन बच्चों की रैंक 3000, 4000 के आस-पास हुई है, उन बच्चों का भी एनआरआई के थ्रू एडमिशन होता है। और ये एडमिशन कैसे होता है? हर एनएलयू अपना अलग से एनआरआई का फॉर्म रिलीज़ करता है, मतलब अलग से निकालता है। तो आपको हर एनएलयू की वेबसाइट पे जाके चेक करना ये फॉर्म कब आता है। ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्म वाली अपडेट मैं आपको प्ले विद जीके ग्रुप में डालने वाला हूँ, वहाँ पे आपको सारी मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम प्ले विद जीके ग्रुप से अभी रिमूव नहीं हुए, अभी लेफ्ट नहीं हुए, क्योंकि जब तक आपका अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। आप सोलो एक अलग बात है, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें अपडेट की जाएगी। ये भी एनएलयू क्या करते हैं, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो अब सर एनआरआई स्पॉन्सरशिप के बारे में भी प्रोसेस होता है क्या? हाँ, विद सारी चीज़ें है। एनआरआई स्पॉन्सरशिप की ही बात कर रहा हूँ मैं। अभी एनआरआई स्पॉन्सरशिप की ही बात कर रहा हूँ। एनआरआई फॉरेन नेशनल की अलग सी चीज़ें होती है, उसके अलग। अब एनआरआई स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, हर कॉलेज अपना अलग-अलग करिकुलम लेके चलता है। कोई एनएलयू बोलता है कि आप फॉरेन से जितना भी जो पैसा है, वो आप उस डॉलर में चाहिए, किसी को पाउंड में चाहिए। या फिर आपको बोलते हैं डायरेक्ट आप इंडियन करेंसी के अंदर भी पे कर सकते हो। तो इसके लिए आप जब एनआरआई फॉर्म आउट होता है, उस एनआरआई फॉर्म के अंदर उस कॉलेज की पूरी करिकुलम की किस वे में वो पैसा लेगा, क्या कुछ करिकुलम रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ वहाँ पे फॉर्म में हर एनएलयू की रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं, वो अलग पार्ट में होते हैं। अब यहीं पे चीज़ आती है सर एनआरआई के लिए कब फॉर्म आउट होता है? तो अभी मैंने बताया कि दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जैन के फर्स्ट सेकंड वीक के आस-पास ये फॉर्म आउट हो जाता है। हर एनएलयू का एनआरआई फॉर्म अलग से होगा, तो हर एनएलयू की कट ऑफ भी आपके अलग से निकलती है। ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं मैंने बोला ना कि जिन बच्चों का लास्ट ईयर आप देखते हो 3000 के आस-पास भी गांधीनगर एडमिशन हुआ है, उसके बाद भी चीज़ें एडमिशन होते हैं वो एनआरआई के थ्रू होता है। उसके अंदर भी फीस जो ज़्यादा थे, तो 3000 4000 के आस-पास भी अगर रैंक है, तो अगर आपको लगता है वो गांधीनगर जाना है, फी प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो डेफिनिटली आप एनआरआई का फॉर्म भी भरिए, वहाँ से भी आपका सिलेक्शन है। अब सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर 20 सीट है एंड फॉरेन नेशनल जो स्टूडेंट है, उनको क्लैट का एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है। अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है, जो फॉरेन का अगर बर्थ है, तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम देने की नीड है। डायरेक्ट आप वहाँ जाइए, एनआरआई का फॉर्म फिल कीजिए, आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन एनआरआई स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कोई आपका रिलेशन में हो या फिर थर्ड पार्टी हो, जो आपका नोन हो, जो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आपको स्पॉन्सरशिप कर सकता है, आप वहाँ पे एडमिशन लेके जाओ। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, हर कॉलेज का अलग से वेबसाइट फॉर्म आता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो नंबर ऑफ जेएनयू के अंदर 16 के आस-पास सीट है, जोधपुर के अंदर भी 16 है। जोधपुर के अंदर एनआरआई की फीस थोड़ी कम है। जेएनयू कंपेयर हम बात करें, लखनऊ के अंदर 16 है, उड़ीसा के अंदर 15 है, मुंबई के अंदर भी आपका 20 के आस-पास सीट है, कोलकाता के अंदर 20 है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये फॉरेन नेशनल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट है, उनको फॉर्म फिल करो और एडमिशन जनरली मिल जाता है। तो जिन बच्चों को ये टारगेट है कि सर मैं एनआरआई थ्रू एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, आपकी रैंक होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एनएलयू ऐसे बोलते हैं कि आपने जब फॉर्म फिल किया था, उस टाइम एनआरआई टिक किया या नहीं किया। आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप पे अगर आपने टिक कर रखा है, तभी वो आपको अलाउ करते हैं। लास्ट ईयर जोधपुर ने बोला था कि अगर आपने एनआरआई फॉर्म पे राइट टिक नहीं किया, मतलब आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप के लिए आपने टिक नहीं किया था, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा।
तो हर कॉलेज का अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है। जब फॉर्म आता है उस टाइम मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन एनआरआई के थ्रू भी एडमिशन होते हैं। मेरे पास एक ऐसी बच्ची की एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ जिसका स्कोर 150 में से 44 था, रैंक उसकी 40,000 के आसपास थी। उस बच्ची का एडमिशन गांधीनगर में हुआ। अभी वो बच्ची सेकंड या थर्ड ईयर में है, 22 की बैच की बच्ची है। नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको बता देता हूँ कि ऐसे बच्चे भी जिनका एडमिशन हुआ है। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है। फिफ्थ लिस्ट के बाद में भी एडमिशन होते हैं, चाहे वो सिलवासा हो, चाहे वो महाराष्ट्र मुंबई हो, वहां पे भी एडमिशन होते हैं। जिन जिन बच्चों की मैंने बोला कि 16,000 के आसपास भी है, वो एनआरआई के थ्रू नहीं, जनरल के थ्रू भी उनका एडमिशन हुआ। रीजन कि जब वैकेंसीज आती है, उस वैकेंसीज वाले पार्ट में आपको अपडेट रहना पड़ता है, और वो सारी की सारी अपडेट मैं आपको प्ले विद जी के ग्रुप में दूंगा। तो प्लीज बच्चा, लेकिन हमें इसका वेट नहीं करना है कि सर लास्ट लिस्ट तक मैं वेट करता हूँ, मई जून जुलाई तक मेरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए, और ये सारी चीजें मैं आपको ग्रुप के अंदर अपडेट करता रहूंगा कि इस कॉलेज की वैकेंसी आ रखी है, और वैकेंसी जो आती है वो जुलाई के बाद ही आना स्टार्ट होती है। और एवरी ईयर मैंने बोला कि 40 से 50 ऐसी सीट्स होती है जो वैकेंट सीट में आती है, और वहां पे लक बाई चांस एडमिशन होते हैं सारे बच्चों को, तो आपको अपडेट किया जाए। तो ये आपका एनआरआई वाला क्वेश्चन हुआ। अब सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये भी बोले सर मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ही नहीं, मैं क्या करूं। जब आप प्रेफरेंस लिस्ट आपका जब फाइनल एडमिशन होता है, जब आप कॉलेज में जाते हो, उस टाइम आपको डोमिसाइल की नीड होती है। अभी रिसेंटली अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो एफिडेविट बना के आप सबमिट कर दो, या फिर पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आप जाइए, वहां पे बात कीजिए। लास्ट टाइम एक बच्ची का ऐसा था कि लास्ट में जब एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ जुलाई के आसपास, उसका डोमिसाइल बन के आया था। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, ट्राई करो कि अभी आपका सब कुछ बन जाए। जब आप काउंसलिंग का पार्ट बनते हो, काउंसलिंग बाद आपको अलॉटमेंट लिस्ट हो जाती है, उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट की नीड्स रहती है। और ये सब कुछ एनएलयू के अंदर आपको जाने की नीड नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन मोड पे है, आपको फी पेमेंट करनी होती है, किसी भी एनएलयू के अंदर आपको जाने की नीड नहीं है। सारे के सारे एनएलयू की जो क्लासेस जो स्टार्ट होती है वो आपके जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास स्टार्ट होती है। तो अभी तो बस आपको एक एनएलयू अलॉटमेंट हो जाता है, सारी की सारी जो भी आपकी फीस रहती है, आपका जो क्लेट कंसोर्टियम का जो अकाउंट बन रखा जो पोर्टल है, वहीं से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। और कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट, अगर आपने ड्रॉप लिख रहा है 12th की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका एडमिशन हो जाए, मतलब कि आपका 12th की रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। क्लैट का एडमिट कार्ड प्लीज आपके पास होना चाहिए, उसको सबमिट करना, क्योंकि इसके बगैर नहीं होगा। तो अभी तक किसी बच्चे ने अगर नहीं कर रखा तो प्लीज डाउनलोड कर लेना। और लास्ट टाइम जब आपके वहां पे सिग्नेचर भी आपने जब देखा होगा कि जब आप एडमिट कार्ड क्लैट कंसोर्टियम जब एग्जाम जब देने गए थे, तो वहां पे आपको वापस एडमिट कार्ड दिया होगा, वही एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना। इन केस अगर नहीं भी है तो वापस डाउनलोड करके सबमिट कर देना। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पास एडमिट कार्ड ही नहीं है। उसके बाद जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल वाले बहुत ज्यादा दिक्कतें प्रॉब्लम करते हैं, तो प्लीज अभी से अप्लाई कर देना, ताकि आपको विद इन 7 टू 8 10 डेज में आपको मिल जाए। आप चाहते हो कि आज जाके मैं स्कूल में जाके बोलूं, चांसेस कम रहते हैं। तो प्लीज ये सारे सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट जो आपके ईडब्ल्यूएस है, एसटी है, जिस भी आप कैटेगरी से हैं, तो प्लीज सारे डॉक्यूमेंट बना के एक फाइल बना के रख दीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई ज्यादा दिक्कतें प्रॉब्लम नहीं हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट आगे भी आपके काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको एनएलयू के अंदर भी, और भी जिस भी पर्टिकुलर आप कॉलेज को टारगेट करोगे, वहां पे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नीड रहेगी। हो सकता है एडमिट कार्ड नहीं हो, देखिए 10 12 पासवर्ड साइज फोटो जिस भी कैटेगरी से हो, तो इससे प्लीज अपने पास कलेक्ट करके रखें। तो ये तो रहा प्रोसेस एनएलयू का। कि सर एनएलयू का प्रोसेस बाद सर थोड़ी सी कट ऑफ भी बता दीजिए सर कहाँ पे रहेगा। ये 70 टू 80% आप मान के चलो, क्योंकि हर साल पेपर थोड़ा अलग होता है, नंबर ऑफ टेकर्स थोड़ा अलग रहते हैं, तो चीजें अलग रहती है। इस साल नंबर ऑफ सीट्स भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई। बैंगलोर के अंदर आप देखते हो डोमिसाइल सीट 10% इंक्रीज, तो मतलब 3010 सीट हो चुकी है। तो 3-4 आपके मार्क्स से 3-4 रैंक का आपको डिफरेंस तो दिखेगा ही दिखेगा। तो लास्ट ईयर अगर हम बैंगलोर की कट ऑफ की बात करें, ये ऑल इंडिया लेवल की कट ऑफ की बात करूं, आप जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी से कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी इंडिया लेवल पे 102 रैंक आई, तो उस बच्चे की क्लोजिंग रैंक थी बैंगलोर के अंदर। उसके बाद अगर ओबीसी की अगर आपकी रैंक या फिफ्थ लिस्ट की बात करूं, जिस बच्चे की एआर रैंक, ये कैटेगरी में ओबीसी एआर रैंक की बात करें, ऐसा नहीं आप कैटेगरी रैंक चेक कर रहे हैं, जिस बच्चे की कैटेगरी रैंक एआर 971 थी, उस बच्चे का बैंगलोर में एडमिशन हुआ। जो एससी कैटेगरी से था, जिसकी रैंक 3000 के आसपास थी, उस बच्चे की क्लोजिंग रैंक, उसके बाद भी एडमिशन हुए हैं। कई बार बच्चा फिफ्थ लिस्ट के बाद भी ड्रॉप आउट हो जाता है, मुझे नहीं करना है। उसके बाद क्लैट कंसोर्टियम की कोई जिम्मेदारी नहीं, वहां पे कॉलेज की जिम्मेदारी होती है, रिस्पांसिबिलिटी कि उसको सीट को फिल करना। उस टाइम वो वैकेंसी रिलीज करता है, उस वैकेंसी के अंदर हमारा लक बाई चांस एडमिशन हो सकता है। सर कैटेगरी ऑल इंडिया बेसिस पे होती है, हाँ बेटा कैटेगरी सारी ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग पार्ट में आती है। सेम एसटी कैटेगरी जिसका 7000 रैंक, आप देख लो 7000 के आसपास जिस बच्चे की रैंक थी, उस बच्चे का भी एडमिशन हुआ है। फर्स्ट लिस्ट कहां से स्टार्ट हुई आप देखो, फर्स्ट लिस्ट स्टार्ट हुई 200 से, और जब फिफ्थ लिस्ट आती है कहां तक बच्चा चला जाता है, 7487 के आसपास चला जाता है। तो आप सोचिए कि कट ऑफ काफी ऊपर नीचे होता है, रैंक भी लास्ट फिफ्थ लिस्ट तक भी आपको वेट करना, उसके बाद भी एडमिशन। सेम हैदराबाद के अंदर आप चेक कर सकते हो, जिस बच्चे की फोर्थ नंबर रैंक आई, उस बच्चे ने क्या किया, बैंगलोर को सिलेक्ट नहीं किया, उसने किसको किया, हैदराबाद को सिलेक्ट किया। और 167 लास्ट थी। ये सेम आपको ओबीसी एसटी आपको पता चलेगा। सेम अगर मैं गांधीनगर की बात करूं, जिस बच्चे की एआर रैंक
जिसकी ऑल इंडिया रैंक 8 थी, उस बच्चे ने भी क्या किया है, जेएनयू को सिलेक्ट किया, ना कि बैंगलोर सिलेक्ट किया। तो ऐसे भी बच्चे आपको काफी सारे मिल जाएंगे। एंड लास्ट जो फिफ्थ लिस्ट क्लोजिंग रैंक कितनी आपके 464 के आसपास क्लोजिंग रैंक गई। सेम ओबीसी की रैंक कहां तक गई है, एआर रैंक। ये एआर रैंक की बात कर रहा हूँ, ना कि कैटेगरी वाइज रैंक की बात कर रहा हूँ। वेट 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 वेट, एक मिनट, कहां गया अपना स्लाइड। हाँ, सेम अगर आप देखते हो एससी एसटी कैटेगरी, वहां पे आपके 10,000 के आसपास भी रैंक जाती है, उसके बाद भी एडमिशन होते हैं। और लास्ट ईयर फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं, एनआरआई का एडमिशन जो हुआ था वो 20, जिन बच्चों के पास, अगर गुजरात, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गुजरात के मुझे दिख रहे हैं, तो गुजरात की अगर डोमिसाइल रैंक को अगर मैं चेक करूं, जनरल कैटेगरी की जो रैंक गई थी, जनरल कैटेगरी आप गुजरात से स्टूडेंट जिसकी डोमिसाइल उसके पास में, उसकी जो रैंक थी गुजरात डोमिसाइल में वो 2700 के आसपास, जिस बच्चे की रैंक 2778 थी, उस बच्चे का भी फिफ्थ लिस्ट में एडमिशन हुआ है गांधीनगर के अंदर। सर एनआरआई में और एआर रैंक में क्या होगा, एनआरआई के अंदर मैंने बेटा बेटा आती है ना आपको, कि एनआरआई के अंदर आपकी अगर लास्ट ईयर 2800 के आसपास जिस बच्चे की रैंक थी, उस बच्चे का भी एडमिशन हुआ है 2800 के आसपास उसका भी। और लास्ट में और भी चीजें, वो फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में भी चीजें होती है। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला कि 16,000 वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ है जेएनयू के अंदर, तुम सोच लो। मतलब कि आपके अक्टूबर नवंबर तक भी एडमिशन होते हैं, फर्स्ट सेम के बाद भी बच्चे का admission। अपना एक बच्चा है जिसने फर्स्ट सेम का, मतलब कि अक्टूबर में फर्स्ट या नवंबर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, उसके बाद एक बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, और वहां से कॉल आया कि सीट वैकेंट, आप चले गए, आपका एडमिशन हो जाता है। तो वो सारी चीजें भी होती है, लेकिन वो लग भाई आपको लेके नहीं बैठना कि वो आएगा मेरा एडमिशन होगा। लास्ट ईयर वुमेन्स कैटेगरी के आप जेएनयू जो डोमिसाइल है, एससी कैंडिडेट से उसका 5,000 तक गया, और जनरल कैटेगरी के अंदर जिसके पास वुमेन कैटेगरी थी, वुमेन कैटेगरी गुजरात डोमिसाइल है, और उसकी रैंक आ गई 2317 के आसपास। उसके बाद भी रैंक चेंज हुई। उसके बाद ये फिफ्थ लिस्ट की बात करो, फिफ्थ लिस्ट के बाद भी लिस्ट अलग से आती है, बच्चे किसी दूसरे पार्ट में चले जाते हैं, किसी को लगता है मुझे लॉ करना ही नहीं है, तो वैकेंट सीट में भी एडमिशन होता है जनरल कैटेगरी। आप देख लो, ये लास्ट ईयर का डेटा है, तो उम्मीद रखनी है नहीं हमारे पास में, ये लास्ट की कट ऑफ है, पास थी गुजरात डोमिसाइल, उसको भी मिला है। तो ये तो 23, ये भी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूं, आपको एक आइडिया लग जाता है। जनरली आपका 70-80% आपको प्रेडिक्शन सही होता है कि मेरा हो जाएगा या नहीं। लास्ट ईयर जिस बच्चे की डोमिसाइल के अंदर कैटेगरी आप देखो, डोमिसाइल भी रैंक आती है, लास्ट जिस बच्चे का 55 पे रैंक आया, उसका भी एडमिशन हुआ है, 55 वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ है, ठीक है ना। अब आता है कि सर क्लैट तो हो गया, अब सर प्लीज गाइड यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस फॉर स्टूडेंट हैविंग रैंक 10,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है बेटा, तो 10,000 में प्रेफरेंस लिस्ट वही सेट होगा आपको, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई मिल जाएगा। जो मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट बता रखी है, टीयर 3 के आसपास आपको कॉल आएगा, जिसका 10,000 है, जिसको टीयर 3 के आसपास होगा, वो भी आपको कॉल मिलेगा फोर्थ लिस्ट के आसपास, फोर्थ लिस्ट के आसपास आपको मिलेगा। अब क्लैट एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, आईलेट एग्जाम। अब क्लैट के बाद और कौन कौन से एग्जाम जिसे हमें टारगेट करना चाहिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ प्यारे बच्चों की, क्लैट एग्जाम एंड पार्ट नहीं होता है, क्लैट से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। एग्जाम के बाद काफी सारे ऐसे एग्जाम जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। सारे के सारे एनएलयू अच्छे नहीं है, आपको टीयर 2 में आपको फर्स्ट सेकंड तक मिलता तो लेने चाहिए। इससे बेटर आप दूसरी प्राइवेट कॉलेज को टारगेट करके लेके चला, क्योंकि वहाँ का करिकुलम, वहाँ की एक्टिविटीज, फैकल्टी काफी अच्छा, ना कि आप टीयर 3 एनएलयू में जाके वहाँ पे एडमिशन लें। तो कौन कौन से एग्जाम, पहले तो ये चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से एग्जाम है, तो बस सारे क्वेश्चन। तो अगर लॉ एंट्रीज में हम चेक करते हैं, तो हमारे लिए 26 एनएलयू होती है, जो क्लैट कंसोर्टियम में थ्रू रहती है। उसके बाद एनएलयू दिल्ली अपना अलग से एग्जाम लेती है। तो यहाँ पे क्लैट का एग्जाम तो हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है, एनएलयू दिल्ली के लिए भी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। लिस्ट अभी संडे तक आई थिंक आप सबको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, संडे नहीं तो आपको मंडे या ट्यूसडे तक मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी काफी सारे ऐसे बच्चे जिनका बैंगलोर भी हो जाता है और जिनका दिल्ली भी हो जाता है, तो किस में कॉल लेते हैं, तो सीट का ऊपर नीचे डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पे भी रैंक चेंज होता है। और दिल्ली भी जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। और जितना आप लोगों का लास्ट पास की हिस्ट्री अगर हम चेक करते हैं, दिल्ली तो क्लैट की जो फर्स्ट लिस्ट है उससे पहले एडमिशन देना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों को यहाँ पे कॉल लेने चैलेंज आता है कि दिल्ली जाएं या फिर आपके हैदराबाद जाएं या फिर सर मैं बैंगलोर जाऊं। तो उसके लिए आप हमसे डिस्कस करें कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, उस पर अपन डिबेट वाले बात में अलग से डिस्कस करें। तो ये दो एग्जाम हमारे लिए कंप्लीट होते हैं। अब आता है हमारे पास में प्राइवेट के कौन कौन से एग्जाम जिनको मुझे टारगेट करना चाहिए। अगर आप ओपी जिंदल जो सोनीपत हरियाणा के अंदर है, और बिट्स लॉ है, इनके लिए आप टारगेट कर सकते हैं। इनके फॉर्म अभी स्टार्ट है, फॉर्म आप फिल कर लीजिए, जैन के आसपास आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए, आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन चीज ये यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इसकी फीस जो हो जाती है वो आपके 50 लाख टू 60 लाख के आसपास चली जाती है। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी करिकुलम बहुत अच्छा है, अगर लास्ट फैकल्टी फीडबैक भी बात करें या फिर एकेडमिक भी बात करें, काफी अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे कि फीस बहुत ज्यादा हो जाए, 50 लाख के आसपास, 50 टू 60 लाख के आसपास फीस रहती है। तो ये दो गले। इसके बाद आपका जो ऑप्शन रहता है
वो रहता है अगर ओपी जिंदल ये दोनों ही, तो सेकंड ऑप्शन आपको लेना चाहिए सिम्बोसिस का। यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, एनएलयू कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं, फी प्रॉब्लम कुछ भी अगर नहीं है, तो ओपी जिंदल या बिट्स को देख सकते हैं। ये खत्म हो जाता है तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिम्बोसिस पुणे का, जिसका एग्जाम एक तो कल है। ऑल द बेस्ट जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से एग्जाम देना। 13 एंड 15 को एग्जाम है। एग्जाम के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। आपका स्कोर कार्ड के अंदर भी जिस बच्चे की दोनों में से जो रैंक, मतलब कि आपने 13 को भी दिया, आपने 15 को भी एग्जाम दिया, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर का वो स्कोर आपका ऐड किया जाएगा। एंड उसके बाद में आपको पीआई के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देखिए इसके अंदर भी 4 कैंपस है। सिम्बोसिस पुणे कैंपस है, सिम्बोसिस हैदराबाद है, नोएडा एंड नागपुर को आपको देखने की नीड नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाउन के अंदर नोएडा के आसपास रह रहे हैं, नागपुर, तो प्लीज आप हमसे डिस्कस करें, उसके बिहाफ पे मैं आपको बोलूंगा कि जाना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आपको कॉल लेना है, मैं बोलूँ हैदराबाद भी एक बार नहीं, आपके लिए बेस्ट कॉल होता है पुणे। पुणे मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर पुणे नहीं है तो आपको दूसरा और बैकअप में देखने चाहिए। तो सिम्बोसिस के अंदर पुणे, ये सेकंड ऑप्शन के बाद में आपको चेक करना है कि मेरे पास निर्मा यूनिवर्सिटी है या नहीं है। तो थर्ड बार अगर आप गुजरात स्टेट में, तो निर्मा यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। निर्मा के बाद आपके पास ऑप्शन आता है एनएमएस मुंबई एंड आपके पास क्राइस्ट का। ये दोनों क्राइस्ट एंड एनएमएस मुंबई के बीच में क्राइस्ट का भी फीडबैक जो आ रहा है, उसके अंदर एक ही कैंपस जो है वो आपका बेंगलुरु कैंपस, बाकी एनसीआर, लवासा, ये सारे कैंपस आपको देखने को मिलेंगे। और सेम एनएमएस मुंबई के अंदर भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो कैंपस है वो है आपका मुंबई, बाकी दूसरे किसी कैंपस को आपको देखने को नहीं। इन दोनों में भी डिबेट वाला पार्ट है कि कहाँ पे जाना चाहिए। तो ये आप पहले कॉल लेके आए, आप हमसे डिस्कस करें सर यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फोर्थ, अगर लगता है सर इन सब प्राइवेट में मुझे जाना ही नहीं है, मुझे गवर्नमेंट में कोई अच्छा बता दो सर उसमें कहाँ जा सकता हूँ, तो गवर्नमेंट के अंदर काफी अच्छा कॉलेज, जिसका नाम है, एक एमएससीटी थ्रू एग्जाम होता है महाराष्ट्र से, जिसमें 85% सीट महाराष्ट्र के लिए रहती है, लेकिन 15% सीट जो है वो आपके नॉन महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए, जिसके अंदर 2 कॉलेज काफी अच्छी है। एक है आपका जीएलसी, एक है जीएलसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एंड दूसरी है आईएलएस पुणे। ये आप लेके जा सकते हो। इसके अंदर बीएचयू वाराणसी भी काफी अच्छी है। इसके अंदर इंद्रप्रस्थ भी आप आ सकते हैं, दिल्ली के अंदर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे रिज्यू भी आप लेके जा सकते हो। तो ये आपकी गवर्नमेंट की कॉलेज है, काफी अच्छी, इनको भी आप कॉल ले सकते हो। तो 3 मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया। गवर्नमेंट के अंदर आप जाना चाहते हो तो एमएससीटी के थ्रू जा सकते हो। प्राइवेट के अंदर मैंने आपको बता दिया है, सोनीपत है, बिट्स लॉ है। उसके बाद मैंने आपको सिम्बोसिस बता दिया है। ये हमारे पास होने। अब इनमें से कौन कौन से एग्जाम सर आने हैं, तो इसमें से सारे के सारे जो प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं, सारे एग्जाम आने वाले, बस ओनली फॉर सिम्बोसिस जो पुणे आपका है, इसके 13 एंड 15 को एग्जाम है। अगर आपने दूसरे एग्जाम के फॉर्म फिल नहीं कर रखे हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से। ओपी जिंदल फॉर्म अभी स्टार्ट है, आपके जैन के आसपास डेट आपको सिलेक्ट करनी है, मार्च अप्रैल के आसपास आपका एडमिशन वाला प्रोसेस। प्रशांत सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एंड एमएससीटी का जो एग्जाम है, उसकी डेट 13 अप्रैल के आसपास है, तो उसको भी आप लेके चल सकते हैं। इसका भी फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैन के आसपास इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। अब आते हैं सर टारगेट कौन कौन से फॉर्म हमारे पास पेंडिंग में बचे, तो मैंने आपको बता दिया। क्लैट जा चुका है, आइलेट जा चुका है, सिम्बोसिस जा चुका है। अब हमारे पास में क्राइस्ट है। अभी बोल रहा हूँ कि क्राइस्ट फॉर्म हम कॉल ले रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ऑप्शन के बाद हम चेक करें अपने लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कौन सा नहीं है। तो क्राइस्ट है, महाराष्ट्र है, एनलेट जो सिम्बोसिस, सॉरी, सोनीपत हरियाणा के लिए जो आपका ओपी जिंदल, एंड बिट्स लॉ के लिए एनलेट का एग्जाम होता है। इसके लिए आपको डेट सेलेक्ट करनी है, मैं आपको फॉर्म की लिस्ट वगैरह सब कुछ लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बिट्स लॉ भी इसी का पार्ट है। एनलेट नर्सिंग मुझे जो मैंने बात की, इसका भी फॉर्म आना बाकी है। निर्मा आपका एडमिशन टेस्ट के थ्रू नहीं लेता है, जो आपने क्लेट का फॉर्म फिल किया उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन लेता है, उसकी अलग से रैंक आती है। जिस बच्चे की निर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर जो रैंक आती है, उसमें अगर आपकी 1500 में रैंक आपको लग जाती है, तो आप मान के चलो कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्लेट की रैंक यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाती है। Okay, so I just want to add few things here, right? When you are coming and discussing with us and talking about कि कौन सा college अच्छा है या नहीं है, I think this is very subjective questions. We need to compare कि आप कौन से college के साथ compare कर रहे हैं, because of late we are getting calls from students and parents, and I think there are very many genuine questions which needs to be answered. और सबका कोई generalized answer नहीं हो पाएगा, right? A college for one student might not be good for another, right? So हमें one to one जब भी आप discussion कर रहे हो, so come up with options कि these are the options which we have, and based on your mock scores, based on the interactions we had in the last 1 year 2 years, we will be able to tell you कौन से college में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं. If I talk about the colleges which are there on your screen right now, ये colleges अच्छे हैं. So मैं थोड़ा सा एक एक pointer आपको देता हूँ. For example, when I'm talking about Christ University entrance test,
तो लास्ट 2-3 साल के अंदर वी आर नॉट गेटिंग दैट ग्रेट रेस्पॉन्स फॉर क्राइस्ट, बट अगर फिर भी अगर क्राइस्ट जाना है तो अगर आप लेट्स से कंपेयर किससे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं क्राइस्ट की बात कर रहा हूं तो क्राइस्ट के अंदर अगर आपको सेंट्रल कैंपस मिलता है और सिम्बायोसिस मिलता है तो मैं शायद बोलूंगा कि आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का सेंट्रल कैंपस ले लीजिए, राइट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। निरमा के लिए कई क्वेश्चंस आ रहे थे। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि निरमा जो फीडबैक आ रहा है आपके सीनियर से, बिकॉज हमने जो भी चीजें बोल रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द फीडबैक व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम योर सीनियर्स। अगर आपको सिम्बायोसिस मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर आप निरमा चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज निरमा एंड सिम्बायोसिस मोर और लेस आई वुड रेट both these colleges in same category only. महाराष्ट्र सीईटी जो विक्रम सर ने बताया वो 2-3 कॉलेजेस हैं वो आप देख सकते हैं। एलनेट के लिए वी आर आल्सो ट्राइंग बिकॉज एलनेट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद ओपी जिंदल। वी आर ट्राइंग विद द कॉलेज, वी आर इन टच विद देम कि अगर वो हमारे साथ हमारे ई कोचिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन कर सकें अहमदाबाद में आके, wherein they can talk about LNet UK exam specifically and the college as well. So जो लोग भी जिंदल टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं, just give us a week's time. We'll give you the date if at all we'll be able to arrange that session of OP Jindal at Ahmedabad. बिट्स लॉ कॉलेज, गुड कॉलेज, कमिंग अप कॉलेज। कई स्टूडेंट्स का पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि कॉलेज नया है, तो जस्ट अ फीडबैक, अगर कॉलेज नया है, पहला बिरला बीइंग अ ब्रांड नेम, दे विल ऑल्सो वांट कि हम पहले 2-3 साल मेहनत अच्छे तरीके से करें। तो एक नए कॉलेज का बेनिफिट भी होता है कि वो आपके ऊपर मेहनत भी उतना ही अच्छे तरीके से करते हैं। सो अगर आपको अगर फीस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ज्यादा कंसर्न नहीं है तो बिट्स लॉ स्कूल बिल्कुल देखा जा सकता है। आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। अगर मैं एनएमआईएमएस की बात करूंगा तो अगेन निर्मा मैं ज्यादा रैंक ऊपर रखूंगा एज कंपेयर टू एनएमआईएमएस। कई लोग बोलते हैं सर उसका पॉजिटिव साइड ये है कि इंटर्नशिप मिल जाता है, ये सब मिल जाता है, वो आपको निर्मा से भी मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, राइट। So this is how you need to decide on the colleges, and still I'm sure आप विक्रम सर से टच में हैं या फिर कई स्टूडेंट्स का मेरे पास भी कॉल आ रहा है, तो इंडिविजुअली कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से फिट इन होगा, वी कैन डेफिनेटली डिस्कस दैट एज वेल। ओके, थैंक यू सर। एंड कुछ स्टूडेंट के जो मैसेज एंड कॉल आ रहे थे सर ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेते, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप 1-to-1 हमसे, प्रशांत सर से, प्रियंका मैम से आप डिस्कस करें। अपन बैठते हैं, आपके लिए कौन सा पार्ट अच्छा बन सकता है, क्या कुछ हो सकता है, उसकी भी अलग से डिस्कस करेंगे। ये आपके फॉर्म की लिस्ट है जो मैंने जितने जो ब्लैक पॉइंट में आपको जो मेंशन कर रखे हैं, इन सबके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए, कॉल लेना चाहिए, तो पहले आप कॉल लेके आइए, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए बुरा है। एंड आई थिंक आप कॉलेज ड्रॉप के बारे में सी इट्स वेरी इजी फॉर स्टूडेंट्स आल्सो टू से कि सर ड्रॉप करना है, और हमारे लिए भी हाँ ठीक है कर लेते हैं, बट द पॉइंट इज 1 साल तक पूरा कमिटमेंट रखना वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ये हम 1-to-1 ही डिस्कस करेंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट इज वन। और सेकंड, अभी आप मत सोचो, राइट। मेरे ख्याल से अच्छा जिन लोगों को लग रहा है मुझे एनएलएसए ही जाना था या एनएलयूज ही जाना था, उनके लिए एक अलग बात है, और वो भी हम डिस्कशन करेंगे आपके मॉक्स के स्कोर के बाद, और फिर ही हम आगे डिसाइड करेंगे। बट मेरे ख्याल से अभी थोड़ा टाइम और रुक जाओ, एक बार सिम्बायोसिस वगैरह सब आने दो, फिर विल बी एबल टू टेक दैट कॉल। बट ये हम 1-to-1 डिस्कशन करके ही कॉल लेंगे, ये डायरेक्टली आप ऐसे डिसाइड मत कीजिए प्लीज। ओके, तो वापस क्राइस्ट का फॉर्म आ चुका है, ग्रुप में लिंक शेयर कर दी, वापस भर दूंगा, भेज दूंगा आप सबको। एमएससीटी का डेट आ चुकी है लेकिन फॉर्म अभी आउट नहीं हुआ है। एलनेट यूके का फॉर्म आ चुका है, उसकी लिंक आप सब ग्रुप में मिल चुकी है, वापस शेयर कर दूंगा। बिट्स लॉ भी आपका एलनेट यूके के थ्रू लेता है। एनएम नरसिम्हन जी का भी अलग से इनका एग्जाम रहता है, क्लैट का भी इसको एक्सेप्ट करता है। निर्मा का अभी भी फॉर्म अगर आपने नहीं भर रखा है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो फॉर्म फिल कर दो। यूपीएस देहरादून का भी अलग से एग्जाम रहता है, क्लैट का भी इसको एक्सेप्ट करता है। एंड उसके बाद में अगर आपको दिल्ली की कुछ अच्छी कॉलेज को टारगेट करना है तो सीयूटी का एग्जाम होता है, सेंट्रल नहीं, कॉमन इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट, और ये एग्जाम आपका मई के आसपास रहेगा। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ आया नहीं, जैसे ही आता है आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्लेविजी ग्रुप में मिलेगी। और जैसे मैंने आपको बोला कि 10,000 15,000 वाले बच्चे का भी एनुअली में एडमिशन होता है, वो वैकेंट सीट में होता है, वो सारी की सारी चीजें आपको ग्रुप के अंदर अपडेट की जाएगी। ये रहा एलनेट यूके का, आप डेट फॉर्म फिल कर लीजिए और डेट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी कहीं भी कुछ भी अगर आपको चैलेंज रहता है, फील फ्री, मैंने नंबर दे रखे प्रशांत सर, मुझसे आप किसी से डिस्कस करते हैं, मेंटोर जो भी आपको लगता है जिससे आप बात करते हो, प्लीज उनसे डिस्कस करो, कहीं भी कुछ भी अगर आप चैलेंज है। अब आपके जो भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। निर्मा का फॉर्म ओपन है बेटा? हाँ, निर्मा का फॉर्म ओपन है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, जल्दी से फॉर्म फिल कर लो। उसकी आगे और जाएगा, मार्च फेब के आसपास वो अपनी फर्स्ट लिस्ट निकालेगा बेटा। सर एलनेट के साइट पे शो एक बार क्या है एलनेट की, एलनेट का बेटा लिंक भेज दूंगा ना मैं, टेंशन मत ले, लिंक भेज दूंगा।
सर निरमा का कट ऑफ क्या होता है? निरमा का कट ऑफ नहीं बेटा, निरमा की आपको रैंक चेक करनी होती है। अगर आपकी निरमा की रैंक में 1500 के आसपास आपकी रैंक आती है तो आपको मिल जाता है। निरमा अपनी अलग से रैंक निकालता है। सर रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ मिल जाएगी? नहीं भेजूंगा बेटा यार। मिल जाएगी यार, तुम्हारे लिए सेशन कर रहे हैं ना, तो तुम्हें ही मिलेगी यार, दूसरों को थोड़ी भेजेंगे यार, हैं? सर आईलेट का रिजल्ट कब तक आएगा? आईलेट का रिजल्ट बेटा आपका मिल जाएगा मंडे ट्यूसडे से पहले आ जाएगा। मंडे या ट्यूसडे से पहले आ जाएगा। मतलब ये समझ लो कि जब तुम एनएलयू बैंगलोर की जब प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट कर, जब आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगा उससे पहले एनएलयू दिल्ली अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, ठीक है? एमएससीटी के फॉर्म कब से ओपन हो रहे हैं? एमएससीटी के फॉर्म जैन के फर्स्ट वीक पास हो जाएंगे। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आ चुका, उन्होंने एग्जाम डेट तो बता दी है सर, 13 अप्रैल के आसपास इनकी एग्जाम डेट है, लेकिन ये चेंज होती रहती है। जैन के फर्स्ट वीक इनके फॉर्म आउट हो जाएंगे, वो भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सर कितनी ऑल इंडिया रैंक पर निरमा की रैंक 15 में आती है? लास्ट जिस बच्चे की रैंक 9000 10000 के आसपास थी, उस बच्चे का भी रैंक का मतलब कि एडमिशन हुआ है। तो डिपेंड करता है कितने बच्चे निर्मा के लिए फॉर्म फिल करते हैं, उसके बेसिस पे रहता है बेटा कृषा, है ना? और क्या डाउट है तुम सबके? सर इवन 4000 रैंक है, प्रेफरेंस लिस्ट में एनएसए फर्स्ट पे डालना है। हाँ, प्रेफरेंस लिस्ट पे जो मैंने आपको लिस्ट बता रही है वही डालो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला, लेकिन आपको प्रेफरेंस लिस्ट तो जो मैंने बता रही है उसी को लेके चलो। सर टियर 3 शुड बी सिलेक्ट फ्लोट एंड वेट। बेटा टियर 3 में अगर मिल रहा है तो आप मान के लेके चलो बेटा, टियर 2 में तो आप नहीं जाओगे, है ना? टियर 3 अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट में मिल रहा है तो हो सकता है आप टियर 2 के सेकंड मतलब नीचे वाले में आपको 15 16 वाला मिल सकता है। तो लेकिन आप ट्राई करो, अपन बाद में ऐसा थोड़ी ना कि हम फॉर्म फिल कर दिया, पैसा पैसा रिफंड होता है, तो फिफ्थ लिस्ट तक देखो क्या कुछ चीजें आती है, उसके बाद भी हम गाइड करेंगे आपको। जो भी आपको लगता है कि सर मेरे पास टियर 3 और मेरे पास निरमा है, मेरे पास सिम्बोस है, तो अपन उसको कॉल लेंगे ना। तो पहले कॉल निकालो। सर अगर एनआरआई में ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अनन्या, ऐसा है कि लास्ट ईयर जोधपुर ने बोल दिया था, जिस बच्चे ने एनआरआई के लिए सिलेक्ट नहीं किया ऑप्शन को, उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया है। लेकिन हर कॉलेज अपना अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। अगर आपने कर रखा तो आपके लिए ऑप्शन ओपन रहता है, लेकिन अगर नहीं भी कर रखा, जब फॉर्म आउट होते हैं उस टाइम उनके फॉर्म में मेंशन किया होता है कि अगर आपने यस कर रखा तो आप फॉर्म फिल कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। जनरली ऐसा जोधपुर के अंदर ही लास्ट टाइम हुआ था। तो फॉर्म जब आता है उस टाइम एक बार बेटा चेक करके आपको और अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए उन्होंने ये बोला लास्ट ईयर अकॉर्डिंग चेक कर, जिन्होंने यस किया वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सर माय रैंक अराउंड 10000 अराउंड शुड आई स्टिल गो सेम ऑर्डर प्रेफरेंस लिस्ट? हाँ, जिसकी भी रैंक बोल दो 20000 भी क्यों ना हो, आपको सेम ऑर्डर के थ्रू ही जाना है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपका एनुअल अलॉटमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर मेरा रैंक तो 15000 है, मुझे बैंगलोर नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको मिनिमम उन्होंने बोला ना 15 प्रेफरेंस लिस्ट तो आपको डालनी है, तो जिस कैटेगरी के अंदर आप लैंड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो प्रेफरेंस लिस्ट जो मैंने बता रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जिन बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे जा चुके हैं तो प्लीज मुझे वापस मैसेज कर दो। सर मेरी रैंक 13200 के आसपास है और जनरल कैटेगरी है, 220 एनआरआई स्पॉन्सर्ड रैंक है। सर कुछ हो सकता है? बेटा 13 के आसपास है तो आपको एनएलयू उड़ीसा के आसपास आपको मिल जाए। एनएलयू उड़ीसा या फिर रायपुर के आसपास भी आपके चांस है, सेकंड या थर्ड लिस्ट के आसपास मिल जाएगा। एनआरआई के अंदर में डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने, जिस कॉलेज को आप टारगेट उसमें कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा। तो जोधपुर आपको चांसेस नहीं है, वेस्ट बंगाल भी चांस नहीं, गांधीनगर इन सब में चांस बन सकता है। एमएससीटी में, सॉरी महाराष्ट्र एमएनएलयू के अंदर आपका चांस बन जाएगा बेटा 220 में। सर स्लाइड एग्जाम टुमारो कैन बी? हाँ बेटा, कैंपस में बेटा नहीं, लेकिन आप सेंटर पे आ जाना, मिल जाएंगे बेटा। काउंसलिंग फी पे कर दिया तो बट फॉर्म अलग से वेट करें। काउंसलिंग बेटा अलग पार्ट है, एनआरआई का अलग से रहता है। काउंसलिंग में अंदर ओनली फॉर आपको एनएलयू के लिए, और एनआरआई अलग से कैटेगरी है जिसमें एनएलयू आपका, उसमें कोई क्लैट कंसोर्टियम उसमें रोल प्ले करता ही नहीं है। हर एनएलयू अपने अलग से एनआरआई का फॉर्म निकालता है, तो वो दोनों अलग चीज है। एनआरआई का फॉर्म अलग से भरना रहेगा और क्लैट कंसोर्टियम जो आप काउंसलिंग का जो आप पार्ट बन रहे हो वो अलग पार्ट है। कैटेगरी रैंक कौन सी कैटेगरी रैंक है बेटा आपकी? अ, बेटा एक बार आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, वापस थोड़ा वेट करो ना। सर निरमा की लिस्ट कब तक आउट होगी? निरमा की लिस्ट बेटा आपकी जैन फेब के आसपास, मतलब कि आप सोचो कि फॉर्म जब वो कंप्लीट करे उसके 20 से 25 दिन बाद लिस्ट रिलीज करता है, तो अभी टाइम है, आएगा। मान लो जैन के लास्ट वीक का। सर अगर बेटा एक मिनट, इतने बड़े बड़े मैसेज करो, थोड़ा सा वेट करो यार, वापस जिनके आंसर नहीं ले पा रहा हूँ वापस मैसेज। सर डोमिसाइल में 700 के आसपास रैंक है तो जेएनयू में मिलेगा? बेटा 700 में तो नहीं मिलेगा, डोमिसाइल में कहाँ मिलेगा? 36, जिसका डोमिसाइल में 55 के आसपास उसको मिल जाएगा, ठीक है ना? डोमिसाइल रैंक अगर 55 के आसपास मिल जाएगा। सर अगर डोमिसाइल रैंक से जेएनयू मिलने की कोई चांस ज्यादा है तो जेएनयू को फर्स्ट पे रखना चाहिए या उसके लिए जल्दी मिलने के चांस? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट डाली है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने जेएनयू फर्स्ट पे रखा तो मुझे पहले मिल जाएगा, दूसरे बच्चों को बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही एनएलयू अलॉटमेंट होगा, तो रैंक तो आपको लेके ही चलनी है। सर निरमा वर्सेस टीयर एनएलयू कौन सा बेटर है? बेटा कौन सा एनएलयू मिलता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कि मुझे त्रिपुरा मिल रहा है और एक में निर्मा मिल रहा है, मुझे सिलवासा मिल रहा है और मुझे निर्मा मिल रहा है, तो मैं वो सिलवासा देख सकता हूँ ज्यादा बेटर है, ठीक है ना? तो एनएलयू पे डिपेंड करें कौन सा एनएलयू।
सर डोमिसाइल हो गया। निर्मा की रैंक कब आएगी हमने डिस्कस कर लिया। सर एनआरआई के फॉर्म कब आएंगे? एनआरआई के फॉर्म बेटा हर कॉलेज अपना अलग से निकालता है, तो मान के चलो कि दिसंबर के लास्ट वीक और जैन के फर्स्ट वीक सेकंड वीक के आसपास सारे एनएलयू के फॉर्म आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका ग्रुप में आपको अपडेट किया जाएगा। सर क्लियर मिल जाए टियर 2 हाँ, या फिर निर्मा। निर्मा तो बेटा फर्स्ट लिस्ट में आपको मिल जाएगा दिव्यम, आपकी 1200 के आसपास रैंक है, लेकिन टियर 2 में आपको रायपुर मिल सकता है, उड़ीसा थोड़ा सा लेट मिलेगा, रायपुर लखनऊ भी आपको 4th 5th क्लास मिलेगा। तो आप मान के चलो कि रायपुर तो आपको मिल जाएगा। सर एनआरआई फॉर्म बता दिया बेटा, और क्या है? बहुत बड़ा विजय, तुमने बहुत बड़ा विजय कुमार, ओके। सर काउंसलिंग में पैसे नंबर 2 पैरा 1 by कैंडिडेट्स विल बी नोट दे ओनली मूव हायर प्रेफरेंस एंड कैन नॉट गो टू डाउन। आप मैंने डिस्कस किया ना कि आपने अगर बैंगलोर को फर्स्ट पे रखा है, अगर आपकी रैंक में तो 10,000 आपको बैंगलोर तो नहीं मिलने वाला है ना, तो आपने प्रेफरेंस को ऐसे सेट करना स्टार्ट करो कि आप बैंगलोर, हैदराबाद, फिर जोधपुर, फिर आपको लगता है जेएनयू, फिर आपको लगता है मुझे उड़ीसा। अगर आपको उड़ीसा मिल चुका है तो नीचे के जितने भी आपके प्रेफरेंस वो तो खत्म हो चुकी है, अब आप ऊपर वाले पार्ट में जा सकते हो ना, तो उसमें तो आपको मिल ही रहा है ना, तो वो चले लिए आपको। और इसके लिए अगर कहीं डाउट आता है मुझसे 1 to 1 डिस्कस, मतलब कि जो एनएलयू आपको मिल चुका है उसके बाद नीचे वाला एनएलयू खत्म हो चुका है, आप ऊपर ही जा सकते हो, डाउनग्रेड में नहीं जाओगे। तो बेटर है कि हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भी टॉप के एनएलयू रखें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर व्हाट अबाउट द रैंक 18,749? निकिता सिंह, इस पे तो चांसेस कम है, इसमें भी तुम्हें त्रिपुरा, वो भी जब क्लैट कंसोर्टियम की पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वैकेंट सीट में कुछ चांसेस बन सकते हैं। और वैकेंट सीट में मैंने बोला आपको सिलेबस में मिल सकता है सारी चीजें, वो आपको क्लैट कंसोर्टियम खत्म होने की लिस्ट के बाद में चांसेस रहेंगे, अगर वो कैटेगरी है तो चांस मिल सकता है बेटा। सर रैंक 14,000 तक है तो क्या मिल सकता है एससी कैटेगरी? एससी कैटेगरी के अंदर बेटा 14,000 आपका है तो आपको टीयर 2 से कॉल मिलेगा, टीयर 2 के एंडिंग वाले पार्ट और टीयर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट में आपको मिलेगा। सर अगर फ्लोट सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले के एनएलयू की सीट चली जाएगी क्या? नहीं बेटा, फ्लोट का मतलब है अगर आपको जेएनएलयू मिल चुका है, आपको जेएनएलयू मिल चुका है तो वो तो आपका फिक्स हो चुका है। अब फ्लोट के अंदर है कि आपको इससे ऊपर वाला एनएलयू मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि आपने फ्लोट कर दिया और आपका एनएलयू भी चला गया और आपको ऊपर वाला भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो एनएलयू आपको मिल चुका वो तो मिला ही है, अब आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ऊपर वाला एनएलयू अगर आपको सिलेक्ट हो चुका है आप उसके लिए कॉल लीजिए। ठीक है मान्या? सर क्लैट में 1200 में है एनएलयू जाए या फिर निर्मा? बेटा मैंने बात की ना कि डिपेंड करता है कि इसमें आपको एनएलयू रायपुर मिल रहा है या फिर उड़ीसा मिल रहा है या फिर आप निर्मा, उसमें अपन डिबेट, तो डेफिनेटली आपको मुझे लगता है कि रायपुर एनएलयू टैग लेना चाहिए, टियर 2 में अगर फर्स्ट मिलता ले लेना चाहिए। सर एआर रैंक 12,981 है, जेन्युइन डोमिसाइल 250, जेन्युइन मिल सकता है? नहीं मिलेगा बेटा। सर एलनेट में ई कोचिंग के सेशन के लिए एग्जाम डेट पोस्टपोन करनी चाहिए या नहीं? क्या है भाई एलनेट ई कोचिंग सेशन के लिए? नेत्रा समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एलनेट ई कोचिंग सेशन के लिए एग्जाम डेट पोस्टपोन करनी चाहिए या रीशेड्यूल करना है? हाँ अगर आप रीशेड्यूल कर लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें डेट मिलती है, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट करनी होती है। सर विच एग्जाम फॉर बीएचयू? बीएचयू बेटा अलग से इसका एग्जाम रहता है, इसका अलग से बनारस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, क्लैट का भी आई थिंक इसको एक्सेप्ट करता है, दोनों अलग अलग पार्ट है। अच्छी तो मैं भेज दूंगा, एक बार बीएचयू की वेबसाइट पे एक बार चेक करना, मिल जाएगा, मैं भेज भी दूंगा। सर फर्स्ट लिस्ट में डोमिसाइल कंसिडर होता है या फिर जनरल? देखो जिन बच्चों की रैंक अगर 500 में आपकी रैंक लगी, एग्जाम्पल डोमिसाइल की बात करो, जिस बच्चे की रैंक 3000 है उस बच्चे का जनरल कैटेगरी थ्रू अगर वो गुजरात का स्टूडेंट है तो वो जनरल में काउंट नहीं होगा, वो डोमिसाइल में ही काउंट होगा। अगर आपकी रैंक इंडिया लेवल पे फर्स्ट आई है और आप गुजरात स्टेट के सिटीजन है तो भी वो आपकी रैंक डोमिसाइल में ही काउंट करता है, वो जनरल में काउंट नहीं करेगा आपको। क्लियर है? तो डोमिसाइल सीट जाए आपका रैंक अगर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, अगर गुजरात स्टेट हो तो गुजरात के ओनली फॉर 39 स्टूडेंट ही वहां पे एडमिशन लेते हैं। हाँ लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, जिन बच्चों के पास में स्पोर्ट्स में काफी अच्छा काम कर रखा है उनके लिए 4 सीट रहती है, 2 सीट वुमेन्स के लिए, 2 आपके बॉयज के लिए रहती है, जिसमें अगर आपने स्पोर्ट्स में काफी तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अलग से सीट आती है। एक ही ऐसा एनएलयू है जेएनयू जो आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर भी एडमिशन देता है, तो उसमें आपका क्लैट का स्कोर चेक किया जाएगा, आपने कौन कौन से स्टेट या फिर कोई आपका सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है कि आपने कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, और तीसरा पार्ट है आपका ट्रायल। इन सब के बेस पे आपकी मेरिट बन के आती है, मतलब कि 40 एंड 20 आपको सिलेक्ट करके ले जाता है। तो स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो आपको मिल सकता है। देव शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं? सर एग्जाम्पल मुझे भोपाल मिला है पर मेरे को मुंबई एनएलयू चाहिए तो वापस नीचे नहीं आ सकते? नहीं बेटा, ऊपर ही जा सकते हो, जो एनएलयू आपको मिला है उसके नीचे वाले एनएलयू तो खत्म हो चुके हैं, अब आप ऊपर ही जा सकते हो, नीचे नहीं गिर सकते, मतलब अपग्रेड में जा सकते हैं, डाउनग्रेड में तो नहीं जा सकते बेटा। ठीक है? सर रैंक 14,000 तक है तो क्या एनएलयू मिल सकता है एससी कैटेगरी के अंदर? बेटा टीयर 3 मैंने बोला ना कि 14,000 में टीयर 3 या फिर टीयर 2 के लास्ट एंड में मिल सकता है।
सर स्लैट के लिए मोटिवेशन कर दो यार, मोटिवेशन तुम सबके यार, स्लैट तो तुम अच्छे से करके आ जाओगे ना, तो स्लैट में डरने की बात ही नहीं है, होने की कुछ है ही नहीं, अब तो पाने के लिए यही सब चीजें हैं, वो तो हमने जितना क्लैट एग्जाम हो चुका है, अब तो जो भी चीजें आए हम पाने के लिए बैठे हैं ना, तो अब डरने की बात है ही नहीं, और हमारे साथ है रघुनाथ, तो फिर डरने की क्या बात है। आज डालता हूँ तुम सबको मोटिवेशन देता हूँ ग्रुप के अंदर अच्छा वाला ना। ओके सर, जनरल रैंक में 18,000 के आसपास रैंक है, एसटी रैंक है और 220 एनएलयू में पॉसिबल है, वुमन है, गुजरात डोमिसाइल है। बेटा डोमिसाइल के थ्रू तो चांसेस कम है जेएनयू के अंदर, लेकिन टीयर 2 के एंडिंग वाले पार्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना, टीयर 2 के एंडिंग। सर सिल्वासा अप्रोक्स कौन से रैंक में खत्म हो गया था लास्ट ईयर बेटा? सिल्वासा आई थिंक आपका फर्स्ट लिस्ट आई थिंक 8848 या फिर 1200 के आसपास खत्म हुआ, उसके बाद 2800 वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ है वैकेंट सीट के अंदर। जेएनयू डोमिसाइल लास्ट रैंक कब तक गया था लास्ट ईयर में? 2216 तक गया था जेएनयू डोमिसाइल। इस साल पता नहीं बेटा कहां तक जाएगा ना, 55 अगर रैंक है चांसेस बनता है। सर फ्लोट सिलेक्ट करें तो पहले वाली एनएलयू की सीट चली जाएगी? अरे विद्वानों नहीं जाएगी मान्या, मैंने बोला नहीं जाएगी तुम्हारी यार, वो तुम्हें उससे ऊपर मिलने वाला, तो सिलेक्ट करो तो मिलेगी, बाकी नहीं जाएगी। तो निर्मा का फॉर्म लिंक ग्रुप में शेयर कर दो, बेटा भेज रखा है, वापस शेयर कर देंगे तुम्हारे लिए। सर आईलेट में कुछ अपडेट है फाइनल आंसर की, मैं कुछ रैंक वैंक बेटा आईलेट का भी कुछ अपडेट नहीं है, लास्ट ईयर से कट ऑफ थोड़ी सी 1-2 मार्क्स ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे से बात की जा रही है वो सारे बच्चे 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो आईलेट के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप स्कोर को मत देखो, आपकी इंडिया लेवल पे रैंक अगर 71 आती है, इंडिया लेवल पे आईलेट के अंदर आपकी रैंक, अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है 71 अगर आपकी रैंक आती है तो आपको आईलेट के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आपकी रैंक 250 के आसपास है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आपकी रैंक 400 के आसपास है तो आपको आईलेट के अंदर में, तो रैंक पे खेलो, बाकी स्कोर पे मत खेलो। जनरल कैटेगरी 70 तक आपकी रैंक आती है, 70-71 आती है तो भी आपको मिल जाएगा इंडिया लेवल पे, ये लास्ट ईयर की बता रहा हूँ। सर व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स? बेटा स्पोर्ट्स के लिए मैंने बता रखा है, हमारा वापस में डिस्कस करूंगा, आपको इसका अलग से फॉर्म आएगा, उसके अंदर अलग से चीजें रहती है, आप कौन से स्पोर्ट्स है, कितने मेडल है आपके पास में, आपसे आगे कितने बच्चे आ रखे उसके बेसिस पे चीजें रहती है, वो भी आपका क्लैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है। इसके लिए मैं आपको लास्ट ईयर के जो बच्चों ने स्पोर्ट्स में फाइट किया उनके नंबर भी दे दूंगा, और जो जेएनयू के अंदर अपने बच्चे ही हैं जो स्पोर्ट्स कमेटी को देखते हैं तो उनके भी नंबर दे दूं, उनसे बहुत थोड़ा गाइड लेना, पता नहीं किस कैटेगरी में क्या टेस्ट रहेगा, सारी चीजें। सर 4000 तक है एनएलयू मिल सकता है, ऐसी कैटेगरी बेटा वापस डिस्कस कर लिया है तुम्हारा आंसर तो। सर फर्स्ट में डोमिसाइल का एडमिशन चालू हो गया, फर्स्ट लिस्ट में डोमिसाइल का, हाँ बेटा फर्स्ट लिस्ट में ही डोमिसाइल का एडमिशन मिल जाता है, तो वो रैंक आएगी तुम्हें कौन सा नहीं था, थोड़ा सा वेट करो, फर्स्ट लिस्ट में तुम्हें पता चल जाएगा तुमसे कितना आगे हैं, वो रैंक में बता दूंगा, जैसे अलॉटमेंट है तो उस पर बता दूंगा कि क्या है तुम्हारा। 44 आसपास डोमिसाइल है ना, 44 45 मिल जाएगा, सेकंड लिस्ट तक थोड़ा सा वेट कर, सेकंड थर्ड लिस्ट तक वेट करो, मिल जाएगा। 18,000 बेटा निकिता क्वेश्चन मैंने ले लिया है। सर डोमिसाइल 55 तक है, मिल जाएगा। बेटा डोमिसाइल में रैंक लास्ट ईयर 55 तक गया है, इस साल देखते हैं फर्स्ट सेकंड लिस्ट में देखते हैं कितनी रैंक ऊपर नीचे जाती है, क्योंकि ऊपर वाले बच्चे जो गुजरात में टॉप कर रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह जाएंगे नहीं, तो रैंक सीट तुम्हारी खाली होगी नहीं, तो थोड़ा सा वेट कर लो, सेकंड लिस्ट के आसपास पिक्चर क्लियर हो जाएगी, चांसेस है लेकिन 50-50 के आसपास है। निर्मा में एनआरआई मिल सकता है, हाँ निर्मा में एनआरआई मिल सकता है, जिसकी भी 15,000 रैंक है उस बच्चे को भी निर्मा में एनआरआई मिला है, लेकिन अगर आपका जनरल के थ्रू काउंट, पहले वो जनरल में एडमिशन देते हैं, एनआरआई अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप बाद में लगता है कि आप जनरल के थ्रू क्वालिफाई कर तो जनरल में काउंट कर लेते हैं, लेकिन 15,000 तक मिल जाता है। सर फ्लोट करके कुछ पहले वाली डिस्कस कर लिया बेटा, 4400 रैंक है, निर्मा मिल जाएगा, जिसकी भी रैंक 4400 है उसको भी निर्मा मिल जाएगा बेटा, आराम से मिल जाएगा। सर 40,000 तक है, एससी डिस्कस कर लिया बेटा हमने। मंजिता क्या डाउट तुम्हारा? गुजरात में 1 फैंक है, डोमिसाइल 115 में डोमिसाइल नहीं मिलेगा बेटा। सिल्वा में सिल्वासा का बेटा डिस्कस कर लिया पर। रितिका 4824 में क्या मिल सकता है रितिका? इसमें एक तो निर्मा तुम्हें में आराम से मिल जाएगा, एंड थोड़ा सा वेट करो, आपको औरंगाबाद भी मिल जाएगा, लास्ट जिस बच्ची की रैंक 5600 के आसपास थी उस बच्ची का भी औरंगाबाद के अंदर हुआ है, तो देख सकते हो वहां जाना है तो, एक बच्ची पढ़ रही है अपनी वहां पे। सर फ्लोट्स में बेटा डिस्कस कर लिया है, ये जो हो चुका है सर 5717 रैंक, 13 रैंक है, पॉसिबल है, टीयर 3 एनएलयू है बेटा, निर्मा मिल जाएगा। 10,000 के आसपास में कौन से लिस्ट में निकलेगा? 10,000 बेटा चांसेस कम है अगर जनरल कैटेगरी है तो। सर 4,400 निर्मा मिल जाएगा बेटा। सर एनएलयू कटक ज्यादा अच्छा है या सिलवासा? सिलवासा लेवल ज्यादा बेटर है बेटा, क्योंकि जेएनयू उसको बना रहा है तो ज्यादा अच्छा है। सर प्रिफरेंस लिस्ट में आप शेयर कर सकते बेटा, प्रिफरेंस लिस्ट में अभी ग्रुप में भेज दूंगा, मिल जाएगी आपको ना।
सर AR रैंक 2000 गुजरात डोमिसाइल बेटा डिस्कस कर लिया मंजिल तुम्हारा क्वेश्चन। सर फर्स्ट लिस्ट में डोमिसाइल डिस्कस हो चुका है। टियर 2 टेंटेटिव एज वेल टियर 2 दे बेटा उसमें डिस्कस करना पड़ेगा दोनों चीजें, कौन सा बेटर है कौन सा और ऑप्शन है। एनालिस सिल्वासा 1200 AR रैंक सिल्वासा बेटा डिस्कस कर लिया। आप सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कॉमन ही आ रहे हैं। 55 डिस्कस कर लिया है। सर फील्ड फॉर्म शेयर, हाँ बेटा ये है ना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वापस भेज दूंगा, मिल जाएगा ठीक है ना। अभी फॉर्म जो है ओपी जिंदल, बिट्सलो एंड क्राइस्ट, ये फॉर्म आउट हो चुके, बाकी अभी फॉर्म आगे वो ग्रुप, बाकी मैंने सब भेज दी, एक बार चेक कर बेटा मिल जाएगा। सर अगर एडमिशन किसी एनएलयू में मिला है और हमारा नहीं लेना है 30,000 रिफंड हो जाएंगे। हाँ बेटा इसमें ऐसा है कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन, आपने फॉर्म फिल किया, आपको कोई भी एनएलयू के अंदर आपको कॉल नहीं आया, आपको 30,000 पे मिल जाएंगे वापस। अगर आपको कोई एनएलयू अलॉटमेंट हो जाता है, उस अलॉटमेंट के बाद में अगर आपने फी पे कर रखी है, उसके बाद जो 20,000 पैसा चला जाता है और रिमेनिंग जो पैसा 5,000 ऐसे कुछ डिडक्ट करते हैं, 20,000 आपको मिलेगा बेटा। 24 में तक फुल हाँ 24 तक फुल रिफंड, उसके बाद 5,000 बेटा। फॉर्म अभी फिल कर देना। हाँ कर दो भाई, क्यों वेट कर रहे हो। सर एनएलयू घटक ज्यादा अच्छा है, बेटर डिस्कस कर लिया। 10,000 कौन सा मिल गया। सर एससी में 3,754 रैंक है, एनएलयू मिलेगा। हाँ बेटा आर्यन मिलेगा यार, 3,700 में तो मिलेगा बेटा, मिल जाएगा। टियर 2 के आसपास या फिर टियर फर्स्ट के एंडिंग वाले मिल सकते हैं। सर फॉर्म अभी फिल करते हैं। हाँ कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर टेंटेटिव एनएलयू क्या है, एनटी मतलब दिल्ली या फिर टियर एनएलयू एंड ओके। टियर 2 या फिर एनएलयू, व्हिच वन टेंटेटिव क्वेश्चन है, टियर 2 या फिर एनएलयू, ये वही क्वेश्चन है, निरमा और एनएलयू। तो बेटा उसमें आपको देखना है कि अगर आपको रायपुर मिल रहा है तो मुझे लगता है कि रायपुर जाना चाहिए। अगर लगता है रायपुर के बाद नीचे वाले मिल रहे हैं, पटियाला मिल रहा है, हिमाचल मिल रहा है, तो इससे बेटर के निरमा ही लो, ज्यादा बेटर है। सर डोमिसाइल रैंक 55 डिस्कस कर लिया बेटा। सर फॉर्म अभी फिल कर दो बेटा। काउंसलिंग सेशन अरे बेटा मिल लेना, बात कर लेंगे बेटा ना। सर रैंक रैंक डोमिसाइल जिसकी भी रैंक 9,500 है, डोमिसाइल रैंक 190 नहीं मिलेगा बेटा। डोमिसाइल 55 के बाद उम्मीद कम रखो। 250 कॉलेज मिल सकती है, 12,000 जनरल डोमिसाइल 250 कौन से कॉलेज बेटा। इसमें तो मंजिता चांसेस कम है बेटा ना, इसके बाद ही मेरा जनरल कैटेगरी चांसेस कम है। सर आपको कोई आइडिया है अराउंड कितने गुजरात रैंकर सीट छोड़ेंगे आ रहे हैं भाई खुशी। अभी बताएंगे, थोड़ा और डिस्कस करने तो फर्स्ट लिस्ट के बाद देखते हैं बेटा कितने बजे जाए, उसमें लिस्ट में पता चल जाएगा फर्स्ट लिस्ट में कितने बजे जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है ना। सर स्पोर्ट्स में लास्ट ईयर कितने तक काउंट होता है। जिस बच्चे का लास्ट ईयर अर्नव 44 रैंक था, नहीं 44 स्कोर था लास्ट ईयर जिस बच्चे का, वो बच्चा 1 मार्क से रह गया था। फुटबॉल से था वो, हृदय नाम से एक बच्चा है, अभी निर्मा में स्टडी कर रहा है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हैं और नॉलेज आपको अच्छा है और आपका स्कोर भी अच्छा है तो मिल सकता है अर्नव तेरे लिए। तो मैं बोलता हूँ आराम से चांसेस है, अगर तेरे पास स्पोर्ट्स में काफी अच्छी और 78 के आसपास स्कोर तो आराम से चांसेस है। लास्ट ईयर भी 120 में से जिस बच्चे का 44 या 54 के आसपास था उसका स्कोर, वो 1 नंबर से रह गया था स्पोर्ट्स में, तो चांस है बेटा। ब्रेकर कोई आगे दूसरा तो कोई अच्छा बंदा नहीं आया तेरे से ना। सर अनिल कटक अच्छा है, जेन्युइन बेटा डिस्कस कर लिया दिव्यम। AR 400 अगर जनरल कैटेगरी है 4,112 रैंक है तो टियर 2 एंडिंग के चांसेस रहेंगे। टियर 2 मतलब कि इसमें तो देख ले आप, सॉरी इसमें आप देख लो सर, आपको एमएनएलयू मुंबई भी लास्ट में मिल सकता है, जब आपके पांचों लिस्ट खत्म हो जाती है उसके बाद चांस रहेगा। और अगर आप क्लेट कंसोर्टियम जो लिस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं इसमें आपको औरंगाबाद वो सब कुछ मिलेगा। 4,000 वाले उम्मीद रखना कि लास्ट में जब सारे कॉलेज कंप्लीट हो जाते हैं, फॉर्म सब सबमिट हो चुके हैं, उसके बाद एनएलयू अपनी अलग से वैकेंसी निकालता है, उसमें एमएनयू में चांसेस बन सकता है। ऑलरेडी निर्मा फॉर्म सेपरेट एग्जाम, निर्मा नहीं बेटा, निर्मा कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है, क्लैट के स्कोर के बेसिस पे लेगा वो। सर अभी फॉर्म फिल कर दो। एनएलयू टियर पे मिल गया, एनएलयू का टेक ज्यादा अच्छा है सब कुछ, जिसका भी क्वेश्चन जो रिपीट क्वेश्चन उनको नहीं ले रहा हूँ ठीक है ना। 4,000 निर्मा 4,600 में मिल निर्मा मिल जाएगा यार, आराम से मिल जाएगा निर्मा। मुंबई के लिए भी वेट कर, मुंबई भी मिल जाएगा 5th लिस्ट के बाद में। ऐसे ही मैंने बता दिया बेटा मिल जाएगा आपको। 12,000 निर्मा अच्छा है, दिव्यम डिस्कस कर लेना। 15,900 में चांसेस कम है बेटा, 13,000 रैंक पर भी चांसेस कम है। स्लेट पुणे के लिए कौन सी रैंक तक चाहिए। स्लेट पुणे में रैंक नहीं चाहिए बेटा, उसमें आपका स्कोर आता है। लास्ट जिस बच्चे का 36 स्कोर था 60 में से, उस बच्चे को भी पुणे के लिए कॉल आया था, तो पुणे में कॉल भी आएगा, पीआई भी होगा आपका और आपका स्कोर भी चेक है, उसके बाद बेटा डिस्कस किया था।
उसमें पीआई के बेसिक क्वेश्चन में भेज दूंगा तुम लोग को। तो अगर रिफंड होगा, बात हो गई बेटा। 4000 में मैंने बोला है ना, आराम 4000 आराम से बेटा निर्मा मिल जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा, टेंशन मत ले। ओपिनियन वर्थ है हिस्ट्री 90, अगर है जाना चाहिए, कॉल लेना चाहिए, अच्छा है, ले सकते हो ओपिनियन, अच्छा है बेटा। इसका बेटा एक बार मैं चेक करके अपडेट करता हूँ, धीरूभाई अंबानी का बेटा एक बार अपडेट करता हूँ कि अच्छा है क्या है ना। मैसेज कर देना, देखता हूँ एक बार ना। जनरल कैटेगरी बेटा हर्षित टियर 3 एनएलयू मिलेंगे, चांस बाद में मिलेंगे वो भी। 13,000 में जनरल कैटेगरी में चांसेस कम है बेटा। 19,000 में भी चांसेस, थोड़ा निर्मा में चांसेस कम है बेटा अर्चिता। एनआरआई में चांसेस मिल सकता है। यूपीएस देहरादून अच्छा है, जा सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन है, किस बेसिस पे है बेटा ना। लेकिन ऑप्शन कौन सा, उसके बेसिस पे बता। लास्ट से 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, बता दूंगा, नंबर दे दूंगा ना। धीरूभाई अंबानी ये बेटा, धीरूभाई अंबानी लास्ट ईयर, मतलब कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेगा, अभी से स्टार्ट नहीं कर रहा है ना वीर, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेगा। निर्मा है सिलवासा, ऑब्वियसली सिलवासा देखो यार, अच्छा है। डन, आई थिंक आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, मुझे लगता है कि कहानी सबको, सबका साथ सबका विकास हो गया होगा, आज के आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब किसी को कहीं कुछ डाउट रहता है तो आप, अगर आपको लगता है ड्रॉप लेना चाहिए, कॉलेज के कुछ डिस्कस करना है, कौन सी कैटेगरी आपको मिल रही है, तो पहले कॉल निकालो, उसके बाद 1-to-1 आपसे डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट स्लेट के लिए, अच्छे से एग्जाम दो और ज्यादा कुछ भी मत सोचो, अभी बहुत लाइफ बाकी, अभी 20% जिंदगी निकाली यार। तो कोई एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है कि आप फेलियर हैं, बहुत अच्छा करने वाले हो आप सब। हर कोई बच्चा एनएलयू में जाने वाला अच्छा, ऐसा नहीं कि वो अच्छा कर रहा है। आप टियर 2 में जाओ, टियर 3 में जाओ, अच्छे कॉलेज जाके उसके टॉप 10 में रहो, तो भी आप काफी अच्छा करोगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो, ज्यादा किताबी ज्ञान पे फोकस मत करो, जिस डोमेन में अपना करियर आप सेट कर रहे हैं तो। एंड और कहीं कुछ डाउट है तो फील फ्री टू डिस्कस। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपन फर्स्ट लिस्ट जैसे अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आपको ग्रुप में अपडेट करेंगे, उसमें मिलते हैं। थैंक यू बेटा।